अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप सो के खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मिलते हैं आपको मज़े मज़े के अखलाकियात से भरपूर नावल। तो ऐसे ही मज़े के नावल सुनने के लिए, पढ़ने के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने फिगारे इश्कम की एपिसोड नंबर 6। मिस्टर कपूर की आज इंडिया की वापस की फ़्लाइट थी। वो जल्दी में पैकिंग करने में मसरूफ़ था, क्योंकि अब तक जो कुछ इसने किया था इससे इन सब का अंजाम करीब होते नज़र आ रहा था। इसलिए वो पाकिस्तान से फ़रार होने की तगोदू में था। बैग को इसके गार्ड ने गाड़ी की डिग्गी में रखा था। वो जल्दी से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा था और गार्ड ने गाड़ी स्टार्ट की थी। गाड़ी तेज़ी से एयरपोर्ट की जानिब बढ़ रही थी जब मिस्टर कपूर के फ़ोन की रिंगटोन बज उठी। हेलो रिचर्ड, बोलो। कपूर, कहाँ हो तुम? जानते हो लूसीफर हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। जानता हूँ रिचर्ड, मैं इसलिए पाकिस्तान से फ़ौरन वापस भारत जा रहा हूँ। क्या कहा, तुम वापस जा रहे हो? और मिशन का क्या हुआ? मिस्टर रिचर्ड ने दांत पीसे। मुझे तुम्हारे किसी मिशन में काम नहीं करना। तुम जानते हो लूसीफर कितना जालिम और शातिर है। इन दिन तो मैं जैसे कैसे बच इन इस दिन तो मैं जैसे कैसे बच गया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं दोबारा अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। काल कट करते हुए कपूर ने फंकार कर कहा, जबकि इसकी समात में बीप्स की आवाज़ पड़ी। ड्राइवर, गाड़ी रोको, वो चिल्लाया था। ड्राइवर ने एकदम गाड़ी को ब्रेक्स लगाए थे। एक जोरदार धमाका हुआ था और गाड़ी में आग भड़क उठी थी। आग में झुलसती गाड़ी आग छपकते ही तबाह हुई थी। कुछ फासले पर चलता हुआ वो मगरूर चेहरे से वाइट होठ हटाते हुए अपने मगरूराना अंदाज में मुस्कुराया था। आसमान पर बादल गरजे थे और तेज बारिश शुरू हुई थी। वो संजीदगी से बगैर बारिश की परवाह किए वीरान सड़क पर चल रहा था। बारिश ने कुछ ही मिनटों में इसे भगो दिया था। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। इसकी यादों में गुमसुम वो भीगी सड़क पर चलता जा रहा था। हमने नोटिस किया था जब आप हमें लेने आए थे, सब लड़कियां आपको देख रही थी। हमें बुरा लगा, आप सिर्फ हमारे फ्रेंड हो। वो लफ्ज़ों को तोलती हुई आखिर में हिचकिचा कर बोली, जबकि लफ्ज़ फ्रेंड पर वो बस मुस्कुराहट जब्त कर रह गया। इसकी बात याद करते हुए वो मुबहम सा मुस्कुराया था। साथ ही इसकी बेवफाई याद करके वो संजीदा हुआ। किस तरह बड़ी ही आसानी के साथ वो इसे छोड़ गई थी। कितना मजबूत समझता था वो खुद को। एक लड़की के जाने से वो खुद को तबाह कर बैठा था। इसके फ़ोन की रिंगटोन बजी थी। कान में ब्लूटूथ लगाकर वो सड़क पर चलता गया। क्या हुआ, अपनी महबूबा को ढूंढ रहे हो? एक हफ्ते से इसके कदम ठहरते। वो मेरे पास है लूसीफर, तुम्हारी महबूबा पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ है। हा हा हा। मिस्टर रिचर्ड की ये बात इससे अंगारे की तरह सुलगा गई थी। झूठ, वो संजीदगी से बोला था। मकसद शायद तेज धड़कते दिल को तसल्ली देना था। एक हफ्ते से ढूंढ रहा है ना तुझे, वो क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो मेरे पास है। अगर इसे जिंदा सलामत देखना चाहता है तो मेरे पास इसी वक्त आ जा। खुद को सरेंडर कर, वरना तेरी आशिकी के साथ मैं वही करूंगा जो मैं अपनी गंदी ज़बान से इसका नाम तक नहीं लेने दूंगा तुम्हें। और इसका याद रखना, अगर इस पर थोड़ी सी भी आ जाए तुम्हारी खाक भी नहीं बचेगी। वो सख्ती से कहता हुआ दांत कुचकुचा कर बोला। इसका खून छलकाती नज़रों ने दूर से आती ब्लैक कार को देखा था। इस कार में चुपचाप बैठ जाओ और यहाँ आ जाओ। याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की या मेरे आदमियों को मारा पीटा, तुम्हारी आशिकी के साथ क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। मिस्टर रिचर्ड ने कमीनगी से कहकर कॉल कट की। वो संजीदगी से सामने रुकती कार में बैठा था। वो गार्ड्स ने बिला झिझक इसे गन पॉइंट पर किया था, जबकि तीसरे गार्ड ने इसके हाथ में हथकड़ियां लगाई थी। अंकल, आपकी चाय। अशीक ने मुस्कुराते हुए सुहेल साहब के सामने टेबल पर चाय का कप रखा। सुहेल साहब, जो गहरी सोच में डूबी हुई थी, इसकी आवाज़ पर मुस्कुराहट लबों पर सजाते हुए कप हाथ में थाम गए और इसे सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया। बेटा, आप कॉलेज नहीं गई? आगा ने कहा था कल आपका एडमिशन करवाना था। चाय का सिप लेते हुए सुहेल साहब ने पूछा। अशीक ने उंगलियां चटकाते हुए नजरें झुकाई। हमें नहीं पढ़ना अंकल, हम बहुत टाइम बाद अपनी फैमिली से मिले। हम अपना सारा वक्त यहाँ गुजारना चाहते हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी भी नहीं रही अब। बच्चे ऐसे नहीं कहते, आपको पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। सुहेल साहब ने इसे समझाना चाहा, मगर वो किसी भी तरह राजी ना हुई थी। ज़ारा ने भी आकर अशीक की ही साइड ली थी, क्योंकि वो जानती थी इस वक्त कुछ बहुत हसास हैं जो वो छुपा रही और बताना भी नहीं चाहती। सुहेल साहब ने मुस्कुराते हुए ये कहकर हथियार डाल दिए थे, क्या भला दोनों बहनें मिल गई? मैं अकेला क्या कह सकता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम दादा साहब। शहनशाह साहब को देखकर इसने पेशानी पर दुपट्टा दुरुस्त करते उठकर तहजीब से कहा। शहनशाह साहब ने वालेकुम सलाम कहते हुए इसके सर पर हाथ रखा और फिर आगा साहब और सुहेल साहब के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस डिस्कशन के लिए कमरे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि मुनव्वर साहब अब नहीं थे, लिहाजा वही ये सब देखते थे। अशीक का दिल अचानक डूबता चला गया। इसे बेहद घबराहट महसूस हुई। एकदम इसे शावीर का ख्याल आता है। ज़ारा ने इसे घबराते हुए देख इसके कंधे पर हाथ रखा। अशीक के दिल में दर्द की एक शिद्दत उठी। वो डरती हुई उठी और अपने कमरे की तरफ भागी। ज़ारा इसे देखती रह गई। वो कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए दरवाजे से पुश्त लगाए नीचे बैठती चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। न जाने क्यों इसका दिल इतना घबरा रहा था। गार्ड ने इसे धक्का देते हुए सामने ब्लैक सोफे पर बैठे मिस्टर रिचर्ड के पैरों में गिराया था। इसने लहू रंग आंखों से मिस्टर रिचर्ड को देखा था। एक पल के लिए मिस्टर रिचर्ड के वजूद में झरझरी की लहर दौड़ गई। इसकी आंखों में इस जुनून और वहशत थी। देखो, यह है तुम्हारा असल रूप, तुम एक वहशी जानवर हो। इसका चेहरा हाथ में पकड़कर नोचते हुए रिचर्ड ने जहर कुंद लेजी में कहा। वीर ने सर झटका था। और इस वहशी जानवर को इंसान किसने बना दिया? एक मामूली सी 2 कौड़ी की लड़की ने? रिचर्ड ने मकरूह कहकर लगाते हुए इसे बालों से पकड़ते हुए इसका चेहरा ऊपर उठाया। अशीक कहाँ है? बोल। वो इसका हाथ झटकते हुए सपाट लहजे में बोला। हाँ हाँ, मुझे क्या पता, वो तो तेरी महबूबा, तुझे पता होगा कहाँ गई है, फिर किसी दूसरे के साथ। इसने मिस्टर रिचर्ड का सर पकड़ते हुए सामने पड़ी शीशे की मेज पर मारा था। मेज के 2 टुकड़े हुए थे और रिचर्ड का सर भी फट गया था। 5 आदमियों ने आकर इसे पकड़ा था, मगर वो किसी जख्मी शेर की तरह फिर भी रिचर्ड की तरफ झपटने की कोशिश में था। रिचर्ड ने सर से निकलते खून की बूंद को उंगली पर लेते हुए कहकर लगाया था। तूने इल्हाम को मार डाला, कपूर को मार डाला, मेरा ही कुत्ता होकर तू मेरे आदमियों को मारेगा, मेरे प्लान्स चौपट करेगा। बोल। रिचर्ड जानता था इसके आदमी से इसे इसकी तरफ नहीं बढ़ने देंगे, इसलिए वो इसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए चीख कर बोला। खून की एक बूंद इसके निचले लब से फर्श पर गिरी थी। तुझे अब भी मौका देता हूँ, हमारा मिशन कंप्लीट कर। बहुत जल्दी सारा असला रोज से यहाँ पहुँचने वाला है। इससे लोकेशंस पर सेफली ट्रांसफ़र कर और जहाँ हमारा प्लान था वहाँ ब्लास्ट कर। बोल। वो तंज़िया नज़रों से इसे देखते हुए मुस्कुराया था। इसके लबों पर बिखरता तबस्सुम रिचर्ड को जला गया था। वरना तेरी एक एक हड्डी मेरे आदमी तोड़ देंगे, यहाँ से जिंदा सलामत तू नहीं जाएगा। बोल करेगा मेरे लिए काम? बोल। इसका चेहरा जकड़ते हुए रिचर्ड ने दांत पीस कर पूछा। उतासों से सर झटक कर सवार नजरों से इसे देखते हुए मुस्कुराया था। रिचर्ड ने दरवाजे की जानिब देखा था, जहां से मुनव्वर साहब अंदर दाखिल हुए थे। वीर के लबों से मुस्कुराहट गायब हुई थी। इसने कहर बरसाती नजर मुनव्वर साहब पर डाली, जो इसी हाल में देखकर मुस्कुराए थे। अफसोस इसका बाप निकल गया मेरे चुंगल से, लेकिन देखो तो कौन फंसा है हमारे चुंगल में, खुद शावीर हैदर शराजी। मुनव्वर साहब ने जहरीले लहजे में कहते हुए इसके वाल जकड़े थे। इसने बेयकीनी से ने देखा था। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तेरा बाप जिंदा है। सर को हाँ में हिलाते हुए मुनव्वर साहब ने इसकी गर्दन पर हाथ रखते कहा, मगर वो तो इसी बात से सरशार हुआ था कि इसके वालिद जिंदा हैं। इसके बेसकून वजूद में सुकून की एक लहर दौड़ गई थी। इसके मुतमईन चेहरे को देखकर रिचर्ड ने अपने एक आदमी को इशारा किया। वो इनका फ़ोन उठा लाया था। बात करेगा अपने बाप से? हाँ बोल, आखिरी बार बात करेगा अपने बाप से? रिचर्ड ने इसकी शर्ट का गिरबान पकड़ते हुए इसके चेहरे पर मुक्का मारते हुए कहा। इसके नाक से खून का फुआरा निकला था। आंखों के सामने का मंजर धुंधलाया, क्योंकि गोली लगने की वजह से वो पहले ही बहुत कमजोर था। वो घुटनों के पल गिरा था। मुनव्वर साहब इसके सामने सोफे पर टांग रखते हुए बरजमान हुए। रिचर्ड ने फोन स्पीकर पर डाला था। आगा साहब ने फोन उठाया था। रिचर्ड ने फोन सुहेल साहब को देने के लिए कहा था। वीर ने स्पार नजरों से रिचर्ड को देखा था। सुहेल काजमी साहब, आपका बड़ा बेटा शावीर आपसे कुछ कहना चाहता था। सुनो। रिचर्ड ने मकरूह लहजे में कहते हुए फोन का स्पीकर इसकी जानिब किया था। शाह। सुहेल साहब का दिल बैठा था। इनके लबों से सिर्फ एक ही लफ्ज़ अदा हुआ था, डैड। वो मध्यम लहजे में बोला था। इसकी आंखों के सामने सब धुंधला रहा था। सुहेल साहब का दिल गहरी खाई में डूबता चला गया था। अब तक वो ये तो रिचर्ड के आदमी से सुनते आए थे कि इनका बड़ा बेटा जिंदा है, मगर आज इसकी आवाज़ सुनकर इनके वजूद में जहाँ एक जिंदगी की नई किरण फूटी, वहाँ इसके लिए दिल डूबता चला गया, क्योंकि वो जिन लोगों के कब्जे में था वो इंसान नहीं, हैवान थे। तुम्हारा प्यारा बेटा यहाँ आखिरी सांसें गिन रहा है। सुहेल रुको, तुम्हें लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। कैमरे का रुख इसकी जानिब करते हुए रिचर्ड ने कहका लगाया। वीर ने नीम व आंखों से स्क्रीन की तरफ देखा था। सुहेल साहब को अपना वजूद संभल से बाहर महसूस हुआ। आखिर कौन सा बाप अपनी औलाद को इस हाल में देख सकता है? डैड मुझे माफ़ कर दे, मैं कुछ नहीं कर सका। वो आंखें मुकम्मल बंद किए पहले इतना कहकर बेहोश हुआ था। सुहेल साहब की आंखों से आंसू टूटकर चेहरे पर बिखरे। रिचर्ड के इशारे पर एक आदमी पेट्रोल उठा लाया था। मुनव्वर साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। खुदा के लिए मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं नहीं सुहेल, मेरा इसके साथ पर्सनल ज़ाती हिसाब है। इसने मुझे धोखा दिया। मेरे सैकड़ों अफराद को इसने मेरी ही नाक के नीचे मार डाला। इतनी हमदर्दी इस मुल्क से क्यों किया? क्या दिया इस मुल्क ने इसे? ये भूल गया इस मुल्क की सड़कों पर ये कुत्तों की तरह फिरता रहा। जब इसे कुछ खाने को नहीं मिलता था, लोगों ने इसे धक्के मारे। मैंने हर कोशिश की इसके दिल में इस मुल्क के लिए नफरत पैदा करने की, मगर इसने मुझे ही धोखा दिया। ब्लडी बास्टर्ड।
दांत पीस कर कहते हुए रिचर्ड ने पेट्रोल इस पर छिड़कना शुरू किया। सुहेल साहब ने हाथ जोड़े थे। मुनव्वर साहब ने लाइटर निकाला था। ये इसके लिए और तुम्हारे लिए सारे पाकिस्तानी एजेंट्स के लिए एक सबक होगा। हमारे ही नाक के नीचे रहकर हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारा एक एक प्लान चौपट करने की सज़ा क्या होती है। रिचर्ड ने मुनव्वर साहब को इशारा किया था। मुनव्वर साहब ने लाइटर जलाया था। सुहेल साहब ने आंखें बंद की। वो भला अपने जिंदा सलामत बेटे को जलता हुआ कैसे देख सकते थे जब कमरे का दरवाज़ा धाड़ के साथ नीचे गिरा। मरजान, हरब और जुबैर आगे आए थे। इनके पीछे मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूरी टीम थी जिन्होंने आते ही वहां मौजूद आदमियों पर फायर किए थे। फिजा में फायरिंग की आवाज़ ने सनसनीखेज मुकाबले की पेशगोई की थी। मुनव्वर साहब मौका देकर वहां से भाग निकले थे जबकि रिचर्ड को मरजान ने गर्दन से दबोच कर पीछे की जानिब धक्का दिया था। जुबैर जल्दी से वीर की जानिब बढ़ा था और इसकी नब्ज टटोली थी। इसकी सांसें चल रही थी। हरब ने बाकी टीम के साथ वहां मौजूद आदमियों को गिरफ्तार करवाया था और इन्हें हथकड़ियां लगाने के बाद वहां से इंटेलिजेंस ऑफिस मुंतकिल किया था। रिचर्ड ने उठ कर भागने की कोशिश की थी। मरजान ने इसकी टांग पर गोली चलाई थी क्योंकि इसे हर कीमत पर वो जिंदा चाहिए था। मरजान वीर के साथ कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ था। हरब और दाइम रिचर्ड को लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस की तरफ रवाना हुए थे। सुहेल साहब, शहनशाह साहब और आगा साहब हॉस्पिटल पहुंचे थे। इसकी पेशानी की दाईं जानिब बैंडेज लगी थी। वो कमजोरी और डिप्रेशन की वजह से बेहोश हुआ था। सुहेल साहब इसे देखते हुए अंदर दाखिल हुए। वो संजीदगी से इन्हें देखकर उठने की कोशिश करने लगा। सुहेल साहब ने इसे लेटे रहने की इशारा किया मगर वो तो उठकर बैठ चुका था। सुहेल साहब ने इसकी पेशानी पर बोसा देते हुए इसे सीने से लगाया। वीर ने आंखें भीजी थी। वो कहा, वाकिफ था अपनों का प्यार क्या होता है। इसका सारा बचपन तो मुश्किलात में गुजरा था। शहनशाह साहब भी आगा साहब के साथ कमरे में आए थे। वीर ने शहनशाह साहब के हाथ थामते हुए पहले आंखों से लगाए और फिर इन पर लब रखे थे। शहनशाह साहब ने इसे सीने से लगाया और खूब रोए थे। आगा ने सुहेल साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए इन्हें सहारा दिया था। मरजान डॉक्टर के साथ कमरे में दाखिल हुआ था। शाबीर ने संजीदगी से इसे देखा था। मरजान ने भी इसे सख्त घूरी से नवाजा। शहनशाह साहब और सुहेल साहब ने एक दूसरे को देखा था। मरजान छोटे छोटे कदम उठाते हुए इसके पास आया। वीर ने चटती नजरों से भवें सुकेड़ कर इसे देखा था। मरजान की पेशानी पर बल पड़े। आगा साहब ने फिक्रमंदी से दोनों को यूं भभरा हुआ देखा। एक झांपड़ लगाना चाहिए तुम्हें। मरजान ने सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए कहा जबकि इसकी बात पर सुहेल साहब हैरान हुए। वो इससे छोटा था फिर भी ऐसी बात कर रहा था। मरजान, क्यों लड़ रहे हो इससे? आगा साहब ने इसे पीछे हटाते हुए सूरज से पूछा। इसका दिमाग खराब है, खुद को न जाने क्या ही चीज़ समझता है। एक फ्लैश ड्राइव इसे संभाली नहीं जाती। ये क्या सीक्रेट एजेंट बनेगा? शाबीर ने सपाट लहजे में कहा। मरजान ने इसे तीखी नजरों से देखते हुए भवें सकेड़ी थी। शहनशाह साहब दोनों को देखकर मुस्कुराए थे। आगा साहब और सुहेल साहब शहनशाह साहब के साथ बाहर चले गए डॉक्टर के साथ शाबीर की कंडीशन डिस्कस करने के लिए। तुमने हैकिंग कहाँ से सीखी? वैसे मेरा डेटा ही उड़ा दिया था तुमने कंप्यूटर से। मरजान ने संजीदगी से चेयर पर बैठते हुए कहा। वीर के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। रूस से। वो मुस्कुराते हुए इसे देखकर बोला, कुछ मुझे कुछ बेसिक्स बताओगे? मरजान ने मुंह का जाविया बिगाड़ते हुए कहा। शाबीर ने इसके कंधे पर मुक्का मारा था। मरजान ने मुस्कुराते हुए इसे देखा था। कशमाला बेगम ने मुनव्वर साहब के सामने सूखी रोटी और दाल की एक प्लेट रखते हुए चटती नजरों से इन्हें देखा था। क्यों घूर रही हो मुझे? मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है और अगर हम यहाँ से निकले तो पकड़े जाएंगे। पुलिस तो पुलिस, अब फौज भी हमें ढूंढ रही होगी। मुनव्वर साहब ने कोफत से कहा। कशमाला बेगम सर पीटते हुए नीचे बैठी थी। इंडिया रॉ एजेंसी आप भी हमारे साथ कनेक्ट में हैं और कुछ और एजेंसियों से भी राब्ते में हूँ। जल्द ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मुनव्वर साहब ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। कशमाला बेगम ने मुंह का जाविया खराब करते हुए सर को झटका था। निशाल बेटा कहाँ हैं आप? जी चाची जान। जल्दी से वो नीचे आई थी। आफरीन बेगम के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें रंग बिरंगी मिठाई थी। निशाल के पेट में गड़गड़ हुई थी। ये किस खुशी में चाची जान? निशाल ने होठों पर जबान फेरते हुए कहा। बेटा तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स की आई तुम्हारे दादा साहब ने। निशाल के जबड़े ड्रॉप हुए थे। किसके साथ चाची जान? आफरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए ज़ुनैरा को देखा जो मुस्कुराहट दबाए खड़ी थी। बताएं ना जरा ज़ारा भाभी, आप बताएं कौन है वो? जिसके साथ तुम लड़ी थी वो बहुत। ज़ारा ने इसे याद दिलाया जिस पर इसे गाल लाल पड़े। वो मिठाई छोड़कर अलीज़े के कमरे में भाग गई। शर्माता देखो इसे। मारिया ने ज़ुनैरा को कंधा मारा जिस पर ज़ुनैरा भी हंस पड़ी। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए आफरीन बेगम को मिठाई खिलाई थी। आफरीन बेगम ने भी इसे मिठाई खिलाई थी। दूर खड़ी अशीक इन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी जबकि ज़ाले इसके कंधों से पकड़कर आफरीन बेगम के पास ले आई। आफरीन बेगम ने इसे भी मिठाई खिलाई थी। किसाब बेगम ने नफरत से अशीक को मुस्कुराते देखा था। वो अब तक इसे कबूल नहीं कर पाई थी, करती भी कैसे। नजम जब यूनिवर्सिटी से घर आया तो सब लड़कियों ने इसे बेहद छेड़ा। वो लाल होता हुआ कमरे में घुस के बैठ गया और बाहर ना आने की कसम खाई थी। उठो मेरी शेर, डॉक्टर ने कहा है हम घर जा सकते हैं। शहनशाह साहब ने इसके कंधे पर थपकी दी थी। वो आंखें वाह करते हुए शहनशाह साहब को देखने लगा।
मैं आपके साथ घर नहीं जा सकता दादा साईं। इसकी बात पर सुहेल साहब और मरजान ने संजीदगी से एक दूसरे को देखा। क्यों नहीं बेटा? शहनशाह साहब ने तशवीश से पूछा। इसे अशीक याद आई थी, दिल शिद्दत से रोए थे। इसकी कुल कायनात वो लड़की थी, वो बस नजरें झुका चुका था। चलो भी लड़के, अपनी फैमिली के साथ रहोगे तुम। आगा साहब ने इसके कंधे को थपथपाकर इसकी हिम्मत बढ़ाई। वो मुबहम से मुस्कुराकर दोबारा नजरें झुका चुका था। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्या करूंगा अकेला रहकर? दोबारा इस जिंदगी में मैं नहीं जाना चाहता। वो स्पार्ट लेजे में कहते हुए मुस्कुराया। मरजान ने इसे सहारा देकर उठाया था। वो अपने घर जा रहा था आज अपनी फैमिली में साथ ही। आज रात निशाल और नजम की एंगेजमेंट का फंक्शन रख दिया गया था। शहनशाह साहब कई दिनों से सोच रहे थे ये सब, लेकिन वो मौके की तलाश में थे और इससे बेहतर मौका इन्हें नहीं मिलना था। इसलिए इन्होंने खुशी में एक और खुशी का फैसला किया। काज़िम मैंशन आज सफ़ेद रोशनी में नहाया हुआ था। किसी भी कोने में अंधेरा नहीं था। पूरे घर में लाइटिंग की गई थी। गेट से लेकर पोर्च तक जाते रास्ते पर रेड कारपेट बिछाया गया था। कालीन के दाएं और बाएं जानिब सर्वेंट्स हाथों में फूलों की थालियां लिए खड़े थे। शहनशाह साहब ने आज कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज इनका बड़ा बेटा जो वापस आ गया था, लाउंज से लेकर पूरे हाल को व्हाइट और गुलाबी फूलों से सजाया था। कॉरिडोर पर सफेद पर्दे लगाए गए थे। काज़िम मैंशन आज किसी शाही महल का मंजर पेश कर रहा था। शहनशाह साहब ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो गहरी नज़र से किसी गैर मरई नुक्ते को देख रहा था। वो लड़की इसके हवासों पर अभी तक छाई हुई थी। वो चाह कर भी इसे एक मिनट के लिए भी भूल नहीं पा रहा था। शहनशाह साहब की जानिब देखते हुए इसने सूरज से सर को हाँ में हिलाया था और सर्वेंट ने इसकी साइड का गेट खोला था। वो अपनी पूरी वजाहत के साथ गाड़ी से बाहर निकला था। लाउंज में खड़ी तमाम हसीनाओं ने जो एंगेजमेंट के फंक्शन के लिए पूरी शिद्दत से तैयार होकर आई थी, इसकी जानिब रश्क भरी नज़रों से देखा था, क्योंकि वो आम से हुलिये में भी किसी का भी दिल धड़काने का हुनर रखता था। मगर इसने एक भी बार इस सिमत में नहीं देखा था। इसकी नज़र तो अपनी मोहब्बत को देखकर प्यास बुझाने का हुनर रखती थी। ये एक हफ्ते इसके लिए बहुत बड़ी अजियत का दौरानिया था, जिसमें वो इसके बगैर रहा था। वो सुकून से सो नहीं पाया था इस एक हफ्ते में। वो गहरी संजीदगी के साथ रेड कारपेट पर शहनशाह साहब और सुहेल साहब के हमरा चलता आ रहा था और सर्वेंट्स इन पर फूलों की पत्तियों की बरसात कर रहे थे। इसका दिल एक पल के लिए कसरत से धड़का था, जैसे वो आसपास थी। इसी ही बात को दिल में लेकर इसने संजीदगी से अपनी पुरकशिश आंखों से एक नज़र आसपास डाली थी, मगर सद अफसोस वो खुद को गलत साबित करते हुए शहनशाह साहब के साथ आगे बढ़ गया था। अरे तुम तैयार नहीं हुई? ज़ारा हैवी लाइट पिंक बाल गाउन थामे अशीक के कमरे में दाखिल हुई थी। इसके पीछे एक खूबसूरत लड़की भी कमरे में दाखिल हुई थी। अशीक ने जल्दी से आंसू साफ किए थे, मगर इसकी सुर्खी माइल आंखें इसके रोने की गवाह बन रही थी। अब बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह। अशीक ने इसके लाइट मेकअप में लग रहे हसीन चेहरे को देखकर कहा, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गई थी। सिस्टर, आप इन्हें भी तैयार कर दें और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ज़ारा ने पास खड़ी ब्यूटिशियन से कहा, जिसने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। नहीं ज़ारा, मैं खुद हो लूँगी तैयार, प्लीज़ आप कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने ही ज़ारा को कहा है ब्यूटिशियन के साथ तुम्हें तैयार करने के लिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, और कोई बहाना नहीं। आफरीन बेगम ने अशीक को मसनूई आंखें दिखाते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गई थी। ज़ारा, मरजान और बाकी सब आगे जाओ, इनके ड्रेस रेडी हैं, सबको पहुँचा दो, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। मैं निशाल और एलिज़ा को देख कर आती हूँ। जी चाची जान। ज़ारा कहकर मरजान का ड्रेस लेकर कमरे में दाखिल हुई थी। इसने फौरन आंखों पर हाथ दिया था। वो शर्ट लेस सिर्फ ट्राउजर में बालों में टॉवल रगड़ते हुए बाहर निकला था। इसे यूं देखकर ज़ारा ठटकी थी, जबकि मरजान के लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। ये ड्रेस पहन लेना, मैं जा रही हूँ। जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर हैवी बाल गाउन की वजह से वो तेज़ी से भाग नहीं पाई थी। मरजान ने जल्दी से इसे कलाई से पकड़ते हुए अपनी सीने से लगाया था। वो शर्म से आंखें मीच चुकी थी। कहाँ भाग रही थी मेरी जानम? इसके कान पर झुकते हुए इसने भारी सरगोशी की। ज़ारा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा हुई थी। वो चाची जान ने हमें बहुत से काम बताए, हमें जाने दे मरजान, वरना वो नाराज़ होंगी। ज़ारा ने हिचकिचाते हुए इसके कंधे पर हाथ रखते पीछे होने की कोशिश की। सही में कहा, और अगर मैं नाराज़ हो गया तो? इसकी कमर में बाजू माइल करते हुए इसे मजीद अपने करीब करते हुए माना खेजी से कहा था। ज़ारा ने अभी तक आंख नहीं खोली थी। इस बेचारी का दिल हलक में जो आ चुका था। प्लीज़ जाने दें। वो लरसती पलकों की झालर गिराते हुए बेबसी से बोली, आंखें बंद करने से क्या होगा? छोड़ तो वैसे भी नहीं रहा आपको मैं इतनी जल्दी। इसके कान पर झुकता वो नरमी से बोला था। ज़ारा बेख्तियार मुस्कुराई थी। इसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेकर इसने इसकी बंद आंखों पर लब रखे थे। यू आर लुकिंग गॉर्जियस माई लव। इसकी आंखों से लब इसकी बारीक नाक पर रखते हुए वो माना खेजी से बोल रहा था, मरजान जल्द जाने दे प्लीज़। वो नज़रें झुकाई ही सुर्ख होती बोली। इसने मुस्कुराते हुए इसके गाल को लबों से छुआ। ज़ारा भाभी दोनों यकदम पीछे हुए थे। ज़ारा जल्दी से इसे देखते हुए इसकी तरफ मुस्कुराहट उछालती बाहर को निकली थी। वो मुबहम से मुस्कुराया था और अपना वाइट टैक्सीडो उठाया था और चेंज करने चला गया था। ज़ारा भाभी, चाची जान ने कहा है निशाल को ले आओ, गेस्ट इसका पूछ रहे हैं। हाँ चलो, स्टेज रेडी है, मैं निशाल को लेकर आती हूँ। आप चाची जान के साथ नजम को ले आओ। जी बेहतर।
ज़ाले ब्लैक गाउन उठाते हुए जल्दी से आफरीन बेगम कमरे की जानिब भागी थी और ज़ारा निशाल के रूम में चली गई थी। माशाल्लाह देखो तो कितनी प्यारी लग रही है हमारी निशो। ज़ारा ने इसे वाइट हैवी गाउन में देखकर कहा। निशाल ने शर्म से आंखें चपकते हुए मुस्कुराकर इससे तारीफ वसूल की। एक मैं ही रह गई हूँ, गाउन से क्या कर सकते हैं। अलीज़ा ने जूस का गिलास होंठों से लगाते हुए खफा लहजे में कहा। निशाल और ज़ारा मुस्कुराई थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और ऐसी ड्रेसिंग करने से इसे दाइम ने मना किया था, इसलिए वो सिंपल मैक्सी ही पहन पाई थी। चलो कोई बात नहीं बेबी, आपके बर्थडे पर मामा मैक्सी नहीं गाउन ही पहनेगी। अलीज़ा ने मिनमिनाकर कहा। ज़ारा और निशाल अब की बार खुलकर हंसी थी। भाभी मामा को बहुत मिस कर रही हूँ मैं। निशाल ने ज़ारा का हाथ पकड़ते अफसुर्दा होकर कहा। ज़ारा ने इसे गले से लगाया था। अलीज़ा के चेहरे पर भी उदासी थी। आखिर जो भी था कशमाला इनकी माँ थी और ज़िंदगी के इतने ख़ास मौक़ों पर अपने तो याद आते ही हैं। सब ठीक हो जाएगा निशू, ज़ारा ने इसके बाल सहलाते हुए कहा और वो आंखें बंद करती हुई हाँ में सारी लाने लगी। अलीज़ा ने भी निशाल को गले लगाया था। मिरर के सामने खड़ा वो संजीदगी से अपना अक्स देख रहा था। ब्लैक टैक्सीडो में वो इंतहा का हसीन लग रहा था। बालों को जेल से मखसूस अंदाज में सेट किया गया था। चेहरे पर बलां की संजीदगी थी। नज़रों में अजीब सर्दपन था, मगर ये सब कुछ सिर्फ इसकी वजाहत और कशिश को बढ़ा रहे थे। परफ्यूम को संजीदगी से इसने खुद पर छिड़का था। जब इसके दरवाजे पर दस्तक हुई, वो शर्ट का कॉलर दुरुस्त करते हुए ब्लैक कोट को स्ट्रेट करके दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोला। सुहेल साहब इसका दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। इस वजाहत के शाहकार को देखकर वो मुस्कुराए और उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए इसे सीने से लगा गए। वो अब तक वो वक्त नहीं भूल पाए थे जब रिचर्ड ने इसे जख्मी किया था। वो तो इसे खो ही बैठे थे। डैड डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। इनकी आंखों में ढेरों फिक्र और इस्तराब देखकर इसने सपाट लहजे में कहा। सुहेल साहब ने सर को हाँ में हिलाया और इसका मजबूत बाजू थामकर इसे नीचे लाउंज की तरफ लेकर बढ़ गए इन अपने स्पेशल गेस्ट से जो मिलवाना था अपने चांद से बेटे को। हमना अफशो मेरी जान, मारिया ने मुस्कुराते हुए दोनों को गले लगाया था। दोनों इसकी पुरानी स्कूल मेट्स थी और तीनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी, इसलिए मारिया ने एंगेजमेंट पर इन्हें खास तौर पर इनवाइट किया था। तीनों फराख दिली से एक दूसरे से मिली थी। जब हमना की नज़र सीढ़ियाँ उतरते अशीक पर पड़ी, वो वाइट हैवी बाल गाउन में कोई अपिसरा लग रही थी। चेहरे पर नफासा से लाइट मेकअप किया गया था। मारिया तो इसे देखकर ही जल भुन गई थी। ये जहाँ भी अफशा मुंह में ही बुड़बुड़ाई थी, जिस पर हमना ने होंठ सुकेड़े थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आफरीन बेगम ने अशीक को गले लगाते हुए अशीक फीकी सी मुस्कुराई थी। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। आखिरी बार वो वीर के लिए इतना तैयार हुई थी इसके बहकाने के लिए, मगर इसने इसे छुआ तक नहीं था। वो तो इसकी आंखों में आंसू देखकर ही टूट गया था। अशीक के पलकों पर आंसू जम गए थे। वो रो भी नहीं सकती थी, इस वक्त बहुत से चेहरे से देख रहे थे। मारिया को इस गाउन में बिल्कुल नहीं भा रही थी। वो वेटर को रोकती हुई ट्रे से जूस का गिलास उठाकर इसकी जानिब बढ़ी थी। जब जुनैरा ने इसका बाजू पकड़ा था। मैं देख रही हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। घर में हंगामा करने की जरूरत नहीं, तुम देख नहीं रहे गेस्ट आए हुए हैं, क्यों मुफ्त में ड्रामा करना चाहती हो। जुनैरा ने इसका बाजू झटकते हुए सख्त लहजे में कहा, जिस पर मारिया ने इसे तीखी नजरों से देखा। नजम और निशाल स्टेज पर मौजूद थे। जुनैरा ने चटती नजरों से आखिरी बार मारिया को वार्न किया और निशाल की रंग वाली फूलों से सजाई थाली लेकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। अलीज़ा के हाथ में दूसरी थाली थी। मारिया ने गुस्से से गिलास टेबल पर पटकने के अंदाज में रखा और अशीक की तरफ बढ़ गई, जो मुस्कुराकर कुछ फीमेल गेस्ट के साथ बात कर रही थी। इसके बाजू को पकड़ते हुए चेहरे पर जहर कुंद मुस्कुराहट सजाई से एक जानिब खींच गई थी। क्या हुआ आपको। इसी लाउंज के करीब एक जानिब बाजू से झटकते हुए रुकी थी, जिस पर अशीक ने घबरा कर पूछा था, मनहूस लड़की तुम यहाँ हमदर्दियाँ समेटने आई हो ना। पहले मेरे डैड को अपनी साइड किया, मैं पूरे घर वालों की हमदर्दियाँ समेटने के चक्कर में हो। मारिया ने इसके बाजू में उंगलियां सख्ती से पेवस्त करते हुए दांत पीस कर कहा। अशीक की आंखों में नमी पैदा हुई थी इसके अल्फाज सुनकर। तुम मनहूस हो, पैदा होते ही तुम अपनी माँ को निगल गई। इसके बाद डैड को पता चल गया कि तुम मनहूस हो, इसलिए वो तुम्हें सड़क पर फेंका ही न जाने कि अब क्या सोचकर वो तुम जैसी मनहूस को इस घर में ले आए हमारी जिंदगी अजीरन करने के लिए। आंसू की पहली बूंद इसकी आंख से टूटकर गुलाबी गाल पर बह गई थी। तुम्हारे यही ड्रामे पूरे घर वालों को पागल बना सकते, लेकिन मुझे और मामा को नहीं। हमें अच्छे से पता है यहाँ दौलत के असूल के लिए तुम मुंह मारने आई हो। अपनी माँ का तो सर खा गई, अब न जाने यहाँ किसका सर खाओगी। और ये ड्रेस भी मेरे बाबा की कमाई से आया है, जिसे पहनकर तुम हवा में उड़ रही हो। इसकी कीमत भी पता है तुम्हें। तुम जैसी सड़क छाप लड़की ने तो आज तक ऐसे ड्रेस ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। नफरत भरी नजर से इसे देखकर मारिया तेजी से लाउंज की तरफ बढ़ गई थी। अशीक ने गाउन का कोना मुट्ठी में भिंचा था। इसकी आंखों से मोती मुसलसल टूटकर इसकी गालों पर बिखरते जा रहे थे। वो जल्दी से हाल की तरफ बढ़ी थी। इसका रुख अपने कमरे की जानिब था। सो कोल्ड लड़की, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। मारिया तेज तेज कदम उठाते हुए बगैर रास्ते को देख जा रही थी। जब इसका गाउन इसके पैर के नीचे आ रहा था, वो गिरते हुए साथ खड़े शख्स का कंधा पकड़ चुकी थी। इसने इसे कंधे से थामा था। वो गिरते हुए रह गई थी। एक पल के लिए वो थम गई थी। इसके हसीन नकूस चेहरे को देखकर कोई इतना भी हसीन हो सकता था। इसके पैरों पर खड़ा होते हुए संजीदगी से पीछे हटा था। मारिया के नजरों ने इसका पीछा किया था। सुहेल साहब इसे मेहमानों से इंट्रोड्यूस करवा रहे थे।
मारिया के लबों पर मुस्कुराहट फैली। सुहेल साहब ने हॉस्पिटल से इन्हें यह खुशखबरी कॉल करके सुनाई थी और इनके आने की इत्तला भी दी थी, मगर जल्दी में वो इसे देख नहीं पाई थी और जब देखा तो वो देखती रह गई। बालों की लिट किस कान के पीछे उड़ैसी वो चमकते हुए चेहरे के साथ आगा साहब की तरफ बढ़ गई थी, जो अभी अभी सुहेल साहब के करीब आकर रुके थे और वीर से कोई बात कर रहे थे। निशाल ने मुस्कुराते हुए नजम को तालियों की गूंज में सूरज से अंगूठी पहनाई थी। मुबारक को जीजू अलीसे ने नजम को छेड़ा, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। आफरीन बेगम और जारा किचन में सर्वेंट्स को स्वीट्स और बाकी सब सर्व करने के बारे में वो कमरे में आकर दरवाजे को सख्ती से बंद करती हुई वार्डरोब को खोलकर वाइट सिंपल सा सूट निकालकर वॉशरूम में घुसी थी। आंखों से मुसलसल आंसू मोतियों की तरह गिरे थे। चेंज करके इसे अपने चेहरे मिरर में देखा था, काजल फैल चुका था। वो बेसन से नाल से इन करके चेहरे को रगड़ते हुए धोने लगी। नमकीन पानी के कतरे अभी तक इसकी आंखों से बरस रहे थे। चेहरे को नफरत से रगड़ते हुए टॉवल चेहरे पर सख्ती से रगड़कर चेहरा सुर्ख कर चुकी थी। आंखें मुसलसल रोने की बात सुर्ख पड़ी थी। मारिया के कहे गए अल्फाज अभी तक इसकी समाज से बार बार टकरा कर इसकी रूह को जख्मी कर रहे थे। वो लंबा सांस हवा के सपुर्द करती हुई कमरे में गई और लंबे बालों को कैचर में कैद किया। व्हाइट दुपट्टा सर पर ओढ़ती हुई बैक डोर से लाउंज की पिछली जानिब आई थी, जहाँ टेबल और सोफे रखे गए थे। साथ ही पूल का शफाफ पानी रोशनी में हीरे की मानद चमक रहा था। वो बेजान कदमों के साथ पूल के किनारे पर बैठी थी। पैरों को पूल में डाला था। ठंडे पानी ने इसके बेसकून जिस्म में ठंडक की लहर दौड़ा दी थी। वो बेताब नजरों से काज़मी मेंशन को देखने लगी। यहाँ सब कुछ था, मगर एक इसकी कमी और इसे अंतर ही अंदर खा रही थी, जिसे वो छोड़ आई थी। ये लड़की यहाँ भी है? महमना की आवाज़ पर वो चूंकी थी। पैरों को पोल से निकालते हुए उठी थी, लेकिन अब अपनी औकात में नजर आ रही है। इसकी सिंपल वाइट सूट की तरफ इशारा करती अफशा ने तंज से कहा। अशीक ने तासुफ से सर झटका था। दरअसल ये हमारी मेड है, यहाँ काम करती है, हमारी मुलाजमा की बेटी है। मारिया ने मुस्कुराते हुए आकर इनकी गुफ्तगू में हिस्सा लिया था। अफशा और हमना ने एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए ताली बजाकर कहका लगाया था। अशीक ने सर्द नजरों से मारिया को देखा, जो इसे तंजिया नजरों से देखकर मुस्कुरा रही थी। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं आप हमें किसी के सामने भी बेइज्जत करें। शीख ने भवें उकेड़ी थी। इसके लहजे में कुछ नहीं था, ना धमकी, ना गरूर, ना बदतमीजी। वो तो खाली लहजा था, जिससे जैसे इसकी रूह खाली हो गई थी। तुम खुद को बहुत हसीन समझती हो। ये तुम्हारी सफ़ेद चमड़ी और सब्ज मेंढक जैसी आंखों किसी को अट्रैक्ट नहीं कर लगती। समझी तुम पर तरस खाते हैं, इसलिए तुम इस घर में पड़ी हो गाइस। चलो चलते हैं, मेरे दिमाग फिर से ख़राब हो जाएगा, वरना इस लड़की की वजह से इसे। हमना और अफशा तंजिया नज़रों से शीख को देखते हुए आगे चली गई थी। मारिया जाते जाते रुकी थी और इसके चेहरे को हाथ से जकड़ा था। बस सूरत लड़की से पीछे को धकेलती वो ज़ेर कुंद लहजे में बोली, जबकि शीख इसे धक्के के लिए तैयार नहीं थे। ना ही मारिया ने इसे संभलने का मौका दिया। सीधी पूल में गिरी थी। मारिया के चेहरे पर मुस्कुराहट ने रक्स किया था। वो इस देखते हुए पीछे हटी थी। पूल बहुत गहरा था। वो पानी में हाथ पांव मारते हुए ऊपर आने की कोशिश करने लगी, मगर बेसूद पानी से अपनी तरफ खींच रहा था। इससे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। इसके लंबे बाल कैचर से निकलकर पानी में लहरा गए थे। मारिया पीछे होती गई और कुछ दूरी पर रुककर इसका तमाशा मुलाहिजा करने लगी। रफ्ता रफ्ता वो पानी की आगोश में जा रही थी। इसके हाथ पैरों की हरकत में कमी वाक़ हो रही थी। इसकी आंखें और सांसें आखिरी दम पर थी। वो संजीदगी से फ़ोन कान से लगाए किसी से बात कर रहा था, जब पानी में कुछ डूबता हुआ नजर आया। इस वक्त सिर्फ इसके बाल ही नजर आ रहे थे। वो मुकम्मल पानी में डूब चुकी थी। वो फ़ोन को पॉकेट में रखते हुए तेज़ कदमों के साथ पूल के करीब आया था, जब इसे पानी की गहराई में कोई अक्स नजर आया था। वो बगैर देर किए कोट पोल के किनारे पर फेंक कर पानी में कूदा था। वो होशो हवास से बेगाना पानी की गहराई में डूबती जा रही थी। इस तक पहुंचकर इसने कमर से पकड़ते हुए इसे अपने मजबूत बाजू में थामा था। इसके चेहरे पर इसके लंबे बाल लहराए थे। इसे थाम कर वो पूल के किनारे तक लाया था। दूर खड़ी मारिया जल्दी से मुठियां भींचकर इसकी जानिब बढ़ी थी। इसे पूल के किनारे पर सुलाते हुए इसने संजीदगी से इसकी नब्ज टटोली थी। इसकी नब्ज बिल्कुल मध्यम चल रही थी। मारिया दौड़ती हुई इनके पास आकर रुकी थी। एक संजीदा सी नजर इस पर डालते हुए इसने इसके भीगे हुए चेहरे से चिपके गीले बालों को पीछे हटाया था। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसके चेहरे को देखकर हाथ इसके चेहरे पर ही जमकर रह गया था। मारिया ने हैरानी से इसके तासुरात देखे थे। इसके चेहरे पर संजीदा तासुरात अचानक ही फिक्रमंदी के अजीब तासुरात में ढले थे। इसकी नाक के करीब हाथ ले जाकर इसकी सांस देखी, जो धीरे धीरे डूब रही थी। मारिया हैरान और परेशानी से देख रही थी। इसके चेहरे पर इज़्तिराब था, जो बढ़ता ही जा रहा था। गेट अप। अशीक इसके गैले चेहरे को एक हाथ से थपथपाते हुए दूसरे हाथ से इसका सर थाम कर ऊपर उठाया था और लहजे में दुनिया जहां की फिक्र समोए बोला था, मगर सब बेसूद था। इसका सर दोबारा नीचे रखते हुए इसने इसके पेट पर हाथ से दबाव डाला था। इसके मुंह से पानी निकला था। सुख का सांस लेते हुए इसने दोबारा इसके पेट पर दबाव डाला था। अब की बार पानी बहुत कम निकला था। इसने दोबारा इसकी नब्ज देखी, जो धीरे धीरे डूब रही थी। बगैर एक पल की देर किए इसके चेहरे पर झुका। मारिया ने नफरत से इसे इसके चेहरे पर झुकते हुए देखकर रुख बदला था। इस पर झुकता हुआ अपनी सांसें इसमें मुंतकिल करने लगा था। इसने धीरे से इस आंखों को वाक़या सब धुंधला सा नजर आया था। शावीर की जान में जान आई थी। इस पर से उठते हुए इसने संजीदगी से इसका जायजा लिया था, जो दोबारा आंखें बंद कर गई थी, मगर अब वो धीरे धीरे होश में आ रही थी। मारिया ने नफरत से इसे देखा, मगर फिर चेहरे पर फिक्रमंदी की तासुरात
अब बात कर गई ये कैसे हुआ, ये पूल में कैसे गिरी। उल्टा इसने शावीर से सवाल किया, जिस पर इसने सपाट नजरों से मारिया को देखा और अपना ब्लैक कोट उठाया था। नजरें इसके भीगे वजूद पर पड़ी थी। बारीक लिबास इसके भीगे सरापे पर वो बेहद संजीदा हुआ और इसके कंधों पर कोट डालकर इसे नीचे से अपने मजबूत बाजू में उठाया। मैं ले जाती हूँ, इसका कमरा पास ही है, मैं आप नीचे उतार दें। वो जल्दी से आगे होती बोली, मगर वो इसकी बात बगैर सुने इसे उठाए बैक डोर से घर में दाखिल हुआ था, क्योंकि फंक्शन चल रहा था। सब इस वक्त हॉल में मौजूद थे। इसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर इसने पैर से दरवाज़ा बंद किया था और इसे एक बार फिर सपाट नजरों से देखा। वो अब तक इसके मजबूत बाजुओं में झूल रही थी। इसकी सर्दी से सफेद पड़ते लब भी सख्त थरथरा रहे थे, जहाँ तक कि सर्दी के बायस वो मुकम्मल ही कांप रही थी। वो खुद भी भीग चुका था, मगर इसे अपनी परवाह कहाँ थी। इसे यूं ही थामे वो वॉशरूम का दरवाजा पैर से खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ और इसे शावर के नीचे खड़ा किया। वो सहारा ना पाते हुए इसके सीने पर सर गिरा गई। इसने संजीदगी से लब भींचकर इसे थामा। शावर ऑन करते हुए इसने इसका चेहरा एक बार थपथपाया। वो आंखें नहीं खो रही थी, मुसलसल कांप रही थी। गर्म पानी की बूंदों ने दोनों को सुकून बख्शा। वो इसे सीने में भीगते हुए सुकून से आंखें बंद कर गया और वो सुकून से लंबी सांस लेने लगी और जिस्म की कपकपाहट में कमी वाक़ई हुई। इसने धीरे से आंखें बाक करते हुए आसपास का जायजा लिया था। पलकों पर पानी की बूंदों ने इसका मंजर धुंधलाया। वो ठीक से नहीं देख पाई थी, लेकिन इसके परफ्यूम की मखसूस महक जब इसकी समात में पड़ी, वो झटका खाकर पीछे हुई थी। इसने अपने बेहद करीब देखते इसकी सांसें दोबारा अटकी थी। खौफ इसके रूम रूम में दौड़ गया था। वो कांपते हुए पीछे हुई ठंडी दीवार से पुश्त लगाई। इसने झरझरी ली। इसने बेहद सपाट नजरों से इसे देखा और एक कदम बढ़ाकर इसके दाएं बाएं दीवार पर हाथ रखकर फरार होने के तमाम रास्ते बंद किए थे। लरसते लबों ने कुछ कहना चाहा, जब इसने सख्ती से इसकी नाजुक से कंधे को अपने हाथ की सख्त गिरफ्त में लेकर इसे अपनी जानिब खींचा था। वो इसके चेहरे से कुछ इंच के फासले पर रुकी थी। इसका पूरा वजूद कांप उठा था। इसे अपने इतना करीब देखकर वो अपनी मौत का बनने वाला सबब अपनी आंखों से बेहद करीब से सामने देख रही थी। इसके लरसते लबों पर उंगली रखते हुए इसकी बोलती बंद करके इसने करख्त नजरों से इसके चेहरे को देखा। वो इसके बेहद करीब हुआ। शावर के पानी की बूंदें अभी तक इनके पर गिर रही थी। अशीक की भीगी पलकों ने झरझरी ली। इसे करीब होते देखकर वो आज इसकी जान लेने पर तुला था। इसकी गाल को अंगूठे से चलाते हुए इसने इसे कंधे से पकड़ते हुए करीब किया था। अशीक ने डरते हुए आंखें मीची थी। इसकी गर्म झुलसा देने वाली सांसें इसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। आवाज़ हलक में ही अटक गई थी। इसके लबों पर झुकते हुए इसने इसके कंधे पर उंगलियां सख्ती से पेवस्त की थी। वो दर्द से सिसक कर रह गई थी। इसके लबों पर लब रखकर वो इसकी सांसें भी रोक गया था। अशीक ने कांपते हाथों से इसके कंधे पर सख्त गिरफ्त डाली थी। इस पर तरस खाकर वो कुछ देर बाद इससे अलग हुआ था और बगैर एक लफ्ज़ कहे इसे खुद से अलग करते हुए कमरे से वॉकआउट कर गया था। अशीक ने रोते हुए लबों पर हाथ रखते सिसकियों का गला घूंटा था। मारिया डरते हुए अपने कमरे में उंगलियां चटखाने के साथ साथ कमरे के चक्कर लगाने में मसरूफ थी। ओ गॉड, इसने इस मनहूस को बचा लिया। अगर इसने मुझसे पूछा मैं वहाँ क्या कर रही तो मैं क्या बोलूँगी? अगर डैड को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उंगलियां मरते हुए कमरे का चक्कर काटते हुए खुद से बुड़बुड़ा रही थी, कहाँ गई थी तुम? किसाब बेगम ने कमरे में आते हुए अपने पीछे दरवाज़ा बंद करते पूछा। वो किसाब बेगम को देखकर जल्दी से इनकी जानिब लपकी और इन्हें गले लगाकर रोने में मसरूफ हुई। मम्मा, मैंने शीख को पूल में धक्का दिया, लेकिन वीर ने इसे बचा लिया। वो रोते हुए बच्चों की तरह मिनमिनाई। शायद कसाब बेगम की बेजा लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया था, जो अपनी गलती पर नहीं इसके बच जाने पर आंसू बहा रही थी। किसाब बेगम ने हैरत से इसे देखा था। हाँ, और इन्होंने मुझे भी वहाँ देख लिया। अगर बाबा को पता चल गया मैंने इसे धक्का दिया था तो मारिया ने आंसू साफ करके जल्दी से हड़बड़ाहट के साथ पूछा। तुम चुप रहना, अगर किसी ने तुमसे सवाल किया तो मैं जवाब दे दूंगी, लेकिन आज के बाद मुझसे पूछे बगैर ऐसी कोई हरकत मत करना। ये लड़की बहुत चालाक है, धीरे धीरे सबकी अटेंशन और हमदर्दी समेट रही हैं। अगर तुम्हारे डैड को भिनक भी लगी कि तुमने ऐसी हरकत की हो, हमें घर से निकालने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे। इस लड़की को यहाँ मैं रहने नहीं दूंगी, तुम बस सब्र करो। इसके सर को प्यार से सहलाते हुए किसाब बेगम ने धीमे से लहजे में कहा। वो फ्रेश होने के बाद कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए दराज से एक फाइल जो जुबैर ने इसे दी थी निकालते हुए बेड की जाने बढ़ा और साइड पर बैठते हुए फाइल को खोला था। ये शीख का बायोडेटा था, जिसे लेने के लिए वीर ने ही रेहान को चिल्ड्रन हाउस भेजा था, जिसके नतीजे में वो मारा गया था। और इसका दिल एक पल को इस कदर तेजी से धड़का था जब वो इसे पहली बार मिली थी कि सोचते हुए उठा था। कमरे का दरवाज़ा लॉक करते हुए इसने अपना लैपटॉप निकाला। इसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चली थी। इसका ये अमल भी दिल धड़काने वाला था। बेहद संजीदा स्पाट चेहरा जो इस लैपटॉप की स्क्रीन पर फिक्स था। इसकी नीली आंखों पर लगे ग्लासेस ने इसकी कशिश में बेहद इजाफा किया हुआ था। इसकी अमानत की उंगलियों में बारीक बारीक राउंडर रिंग बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो घर की फोटो चेक कर रहा था, क्योंकि वो जानता था आशिक कितनी भी नादान नहीं थी जो खुद पोल में कूद जाती और वहाँ मारिया की मौजूदगी इसके खदशात को हवा दे रही थी। वो डायरेक्ट घर की सीसीटीवी फोटो चेक नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे इस पर
खदशात उठते इसलिए इसने कैमरा सिस्टम क्रैक किया। ये इसके लिए कौन सी नई बात थी। एक एक फ़ोटो जिसके लैपटॉप में फोल्डर्स की सूरत में वाज़े हुआ। इसकी हसीन कटावदार लब पर एक पुरकशिश मगरूर मुस्कुराहट ने रक्स किया था, जिससे इसके लेफ्ट गाल का डिंपल वाज़े हुआ। अब जो काम बाकी था फोटो चेक करना था। अस्सलाम वालेकुम। अशीक ने डाइनिंग हॉल में आते सबको सलाम किया और अपनी चेयर पर बैठ गई। टेबल पर नाश्ता लग चुका था। वालेकुम सलाम बच्चे, कल आप कहाँ चली गई थी। फंक्शन के दौरान आफरीन बेगम ने इसकी प्लेट में नाश्ता सर्व करते हुए पूछा। मारियन की साहब बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने खामोश रहने का इशारा किया। वो हमारी तबीयत नासाज थी, सर दर्द हो रहा था, इसलिए हम अपने कमरे में चले गए थे। नजरें झुकाए साफ झूठ बोलती हुई इसने ग्लास में जूस डाला। अब तो कैसी तबीयत है। अब बेहतर है। ज़ारा के सवाल पर इसने मुस्कुरा कर कहा। ज़ारा भी मुस्कुराई। अशीक ने एक नज़र सुहेल साहब के करीब रखी खाली चेयर पर डाली। शाह कहाँ है। सुहेल तबीयत ठीक है, इसकी नाश्ता भिजवा दो इससे कमरे में ही। शहनशाह साहब ने फिक्रमंदी से कहा। नहीं दादा साहब, इसकी तबीयत ज़रूरत नहीं। वो संजीदगी से चलता हुआ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ था। मारिया ने गर्दन उठाकर इसे देखा था। अशीक ने फौरन नजरें अपनी प्लेट पर टिकाई थी। शहनशाह साहब इसे देखकर मुस्कुराए थे। अशीक ने लब भींचते हुए फोक पर गिरफ्त मजबूत की थी। कल रात के वाकयात इसकी नजरों के सामने लहराए। इसकी पेशानी पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें उभरी। सुहेल साहब नाश्ता करके हाथ नैपकिन से साफ करते हुए उठे। अशीक की हैरत तब बढ़ी जब वो इसे करीब वाली चेयर को, जिस पर से सुहेल साहब उठे थे, खींचते हुए इस पर बैठा था। अशीक ने डरते हुए अपनी चेयर को थोड़ा दूर किया था। वो बेसाख्ता निचला होंठ दबाते हुए हंसी रोक पाया था। मारिया ने फोक को पटखने के अंदाज में प्लेट पर रखा, जिस पर जुनैरा ने इसे तीखी नजरों से देखा और साथ ही आफरीन बेगम और किसा बेगम ने भी इसे देखा। सॉरी, वो मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहकर ब्रेड पर जैम लगाने लगी। मारिया बेटा, आप कहाँ थी फंक्शन के दौरान। आफरीन बेगम के सवाल पर किसा बेगम ने इनकी जानिब बेतासुर नजरों से देखा था। अशीक ने भी इसे देखा था और शाबीर ने स्पाट सी नजर इस पर डाली थी। मारिया मेरे साथ थी। आफरीन किसा बेगम को देखते हुए आफरीन बेगम ने जवाब में सर हाँ में हिलाया था। अशीक ने उदासी सी नजर किसा बेगम पर डाली, जो अपनी बेटी के लिए साफ झूठ बोल रही थी। वीर नाश्ता कर लो, फिर कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करनी है। जी बेहतर अंकल। आगा साहब मुस्कुराते हुए उठे। अशीक के सर पर हाथ रखा, जिस पर वो मुस्कुराई और फिर शेरशाह साहब के हमरा वो चले गए। अशीक ने डरते हुए इसकी जानिब देखा, जो संजीदगी से नाश्ता कर रहा था और जल्दी से उठी और अपने कमरे की जानिब तेज कदमों के साथ बढ़ गई। आप आज घर पर रहेंगे। मारी के सवाल पर इसने सवालिया नजरों से इसे देखा। मुझे कुछ कोड सीखने थे, डैड बता रहे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझाएगा। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास टाइम नहीं है। वो संजीदगी से कहते हुए उठा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मारिया ने अफसुर्दगी से किसा बेगम को देखा, फिर इसकी नजर इसके गोल्डन स्मार्टफोन पर पड़ी। मारिया ने आफरीन बेगम की जानिब देखा, जो बर्तन समेट कर जा चुकी थी। सब डाइनिंग हॉल से जा चुके थे। वो जल्दी से इसका फोन उठाते हुए इसके कमरे की जानिब भागी थी। इसे बात करने का बहाना जो चाहिए था इसे। मारिया ने इसके रूम के दरवाजे पर नॉक किया। इसने संजीदगी से बस कम इन कहा था। मारिया जल्दी से अंदर दाखिल हुई थी। इसके दिल में तितलियां उड़ रही थी। आप अपना फोन टेबल पर ही भूल गई थी, इसलिए मैं देने आई थी। वो फोन इसकी जानिब बढ़ाते हुए मुस्कुराई थी। इसके लबों पर एक मगरूर सी मुस्कुराहट ने रक्स किया था। वो पैंट की पॉकेट में कुछ डालते हुए इसकी जानिब बढ़ा था। मारिया का दिल तेजी से धड़का था। इसके हाथ से फोन लेते हुए इसने संजीदगी से इसकी आंखों में देखा। मारिया तो इसकी अटेंशन पाकर ही खुशी से झूमने को तैयार थी और कुछ। वो पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए सपाट लेजे में बोला, हाय मेरा दिल ले उड़े हो तुम, मैं क्या करूं। वो दिल में ही कहते मुस्कुराई थी। अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। इसे घूरने ठहर गई थी। ब्लैक पैंट पर ब्लैक हाफ स्लीव टी शर्ट में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। आप जा सकती हैं, इसने कुछ सोच कर कहा। आप प्लीज़ मुझे बस 1 घंटा दे दें, मुझे कोर्स समझा दे प्लीज़। इसका हाथ पकड़ती हुई इल्तिजाई लहजे में बोली। शाबिर के चेहरे पर तासुरात एकदम से चेंज हुए थे। इसने अपना हाथ इसके हाथ से निकाला था। अशीक को पूल में गिराने की वजह जान सकता हूँ। वो सीने पर हाथ बांधते हुए करख्त लहजे में बोला। मारिया इसके यूं अचानक सवाल पर हक्की बकी रह गई। मैंने किसी को पूल में धक्का नहीं दिया। यही इसकी बर्दाश्त की इंतहा थी। इसके गर्दन को सख्ती से पकड़ते हुए इसने इसे दीवार से लगाया था और पॉकेट से लाइटर निकाल कर जलाया था। मारिया को ठंडे पसीने छूटे थे। ये आप क्या करें। और डरते हुए इसका हाथ अपनी गर्दन से हटाकर अटकते हुए बोली। इसकी सांसें जो रुकती जा रही थी। झूठ से सख्त नफरत है मुझे। साफ साफ बताओ क्यों गिराए इसे पूल में। इसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाते हुए इसने घरा कर कहा। मारिया बुरी तरह खांसती। मैंने किसी को नहीं गिराया। वो खांसते हुए उखड़ती सांसों के साथ बोली, फाइन, ऐसे नहीं बताओगी। लाइटर इसकी चेहरे के करीब करते हुए वो कहर बरसाती नजरों से इसे देखने लगा। इसने अपने गाल पर आग का सेक महसूस हुआ। मैंने धक्का दिया था इसे, प्लीज मुझे जाने दें। वो जल्दी से बढ़ाते हुए बोली। इसने लाइटर पीछे गिराते हुए इसकी गर्दन दोबारा दबोची। जाओ और माफी मांगो इससे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया मैं अंकल को सब बता दूंगा। इसके बाद जो वो करेंगे वो नहीं। डैड को कुछ मत बताना प्लीज। मैं सॉरी करूंगी इसे। मारिया ने जल्दी से हलक तार करते हुए गड़बड़ा कर कहा। वो संजीदगी से पीछे हटा था। कल दोपहर तक का टाइम है तुम्हारे पास इससे माफी मांगने के लिए। वो इसे करख्त नजरों से देखते हुए धमकी अमेज लहजे में बोला। वो गर्दन थामते हुए लंबे लंबे सांस लेने लगी। इसे खौफजदा नजरों से देखकर वो वहां से भागी थी। आंखों में ढेरों आंसू लिए। इस ऐसी बंद करें मरजान, मुझे ठंड लग रही है। ज़ारा ने ब्लैंकेट से मुंह निकाल कर कहा। वो जो बेड की दूसरी साइड पर बैठा
लैपटॉप चला रहा था, इसे देखकर मुस्कुराया। वो तो सोच रहा था वो सो गई थी, लेकिन मुझे तो गर्मी लग रही है। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। वो लंबा सांस लेते हुए मुस्कुराकर बोला। ज़ारा ने आंखें सुकेड़कर इसे घूरा था, फिर नज़र इसके पास पड़े एसी के रिमोट पर पड़ी। मरजान ने भी इसकी नज़रों का ताक़ुब किया। वो रिमोट की तरफ लपकी, मगर मरजान ने जल्दी से रिमोट उठा लिया था। मरजान, मुझे ठंड लग रही, रिमोट दें। किसी जंगली बिल्ली की तरह वो इस पर झपटी। वो लैपटॉप साइड पर रखते हुए जल्दी से रिमोट अपनी पूंछ से लगा गया और दूसरे हाथ से इसका बाजू पकड़ते हुए इसे खुद पर गिराया। इसकी राधे भांपते हुए वो जल्दी से पीछे हुई, जब इसने दूसरे हाथ से इसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए इसे कब्जे में लिया। मरजान, छोड़े, मुझे नींद आ रही। इसकी मजबूत गिरफ्त में फड़फड़ाती हुई उकताकर बोली। कुछ ज्यादा नखरे नहीं करने लग गई आप मिसिज? इसके दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ते हुए इसकी कमर से लगाए, दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर आई बालों की आवारा लीड को कान के पीछे उड़ेसते हुए माना खेजी से बोला। ज़ारा ने लब खींच कर इसे देखा। रिमोट चाहिए? ज़ारा ने मासूमियत से सर हाँ में हिलाया था। ओके, दे दूंगा, पहले मुझे किस करें यहाँ पर। वो गाल पर उंगली रखते हुए मुस्कुराकर बोला। ज़ारा ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा और फिर अपना हाथ छुड़ाने की सही में मसरूफ हुई। आप ऐसे नहीं बच कर नहीं जा सकती। मेरी बात माने, जो कहा है वो करें और रिमोट ले लें मुझसे। ठीक है, पहले रिमोट दें। फिर वो हाथ आगे करती हुई आईब्रो उचकाते बोली। मरजान ने मुस्कुराते हुए इसके हाथ को आज़ाद किया। ज़ारा जल्दी से रिमोट छपटी थी और रिमोट उठाकर बेड से नीचे उतरी थी। ये चीटेंगे, मरजान ने हमें सुकेड़ी थी। वो कहकर लगाते हुए एसी बंद कर चुकी थी। मरजान ने मसनूई खफकीस के साथ इसे देखा और फिर लैपटॉप उठाकर संजीदगी से टाइप करने लगा। अच्छा सॉरी, आप तो नाराज़ हो गए। ज़ारा इसे नाराज समझकर इसके करीब आकर बैठते हुए कान पकड़कर बोली। मरजान की पेशानी पर बल पड़ी, इसने भवें सुकेड़ी थी। सॉरी ना मरजान, बात तो करें। इसके बाजू को पकड़ती हुई लाड से बोली। मरजान ने मुस्कुराहट दबाई और दोबारा लैपटॉप पर टाइप करने लगा। अच्छा ये लें। इसके गाल पर लब रखते हुए जल्दी से पीछे होती बोली। मरजान ने लैपटॉप साइड पर रखा और इसे अपने करीब करते हुए सीने में भींचा। वो बेसाख्ता मुस्कुराई थी। मेरी ज़ारू कितनी मासूम है ना, इसके बालों पर लब रखते हुए मुस्कुराकर बोला। ज़ारा ने मुस्कुराकर इसके सीने पर सर रखते हुए आंखें मूंदी थी। आधी रात का वक्त था जब इसकी आंख खुली। खिड़की के सामने खड़ा साया देखकर इसकी जान निकली। केवल ब्लैंकेट में मुट्ठी पे भींचते कांपते हुए इस जाने देखने लगी। वो साया अब इसकी तरफ ही बढ़ रहा था। दूर देखो, अगर तुम भूत हो ना मुझसे दूर रहो, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। वो बेड ग्राउंड से लगती हुई दोनों हाथ लबों पर देते हुए घबरा कर बोली, मगर वो परछाई तो उसकी जानिब भी बढ़ रही थी। शेरी, वो कांपते हुए हाथों के साथ ब्लैंकेट खुद से हटाती हुई बेड से उतरते हुए चिल्लाई और दरवाजे की तरफ भागी थी, मगर वो खिड़की से आने से पहले दरवाज़ा बाहर से लॉक करके आया था। ये खुल क्यों नहीं रहा? कांपते हाथों के साथ इसने दरवाजे के हैंडल को मरोड़ते हुए गड़बड़ा कर कहा और फिर पीछे देखा। वो साया इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। शेरी, बचाओ। वो बुझी बुझी आवाज़ में खुद को समेटते हुए दरवाजे से लगती बोली थी। अब इसने इसकी कलाई पकड़ते हुए इसे अपनी जानिब खींचा था। इससे पहले वो चीखती हुई इसके लबों पर अपनी मजबूत हथेली रखते हुए इसकी चीख का गला घोंट चुका था। ये खुल क्यों नहीं रहा? अल्लाह पाक प्लीज में हमारी मदद करे। कांपते हाथों के साथ इसने दरवाजे के हैंडल को मरोड़ते हुए गड़बड़ा कर कहा और फिर पीछे देखा। वो साया इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। शेरी, बचाओ। बुझी बुझी आवाज में खुद को समेटती हुई दरवाजे से लगती बोली थी। अब इसने इसकी कलाई पकड़ते हुए इसे अपनी जानिब खींचा था। इससे पहले वो चीखती हुई इसके लबों पर अपनी मजबूत हथेली रखते हुए इसकी चीख का गला घूंट चुका था। सर को झटक कर वो मुसलसल चीखने की कोशिश कर रही थी, मगर सब बेसुध था। इसके हाथ पर हाथ रखकर इसे हटाने की सही में इसने इसके हाथ पर नाखन से खराशें डाली थी। अचानक एक ख्याल इसके ज़हन में आया, अगर वो भूत था तो इसे छू के हंस रही थी। कौन? हलक तर करते हुए इसने डर कर पूछा। आपका शौहर। इसके कान में सरगोशी करते हुए इसने इसके कंधे पर थोड़ी रखी थी। ये अल्फाज इसके सर पर बम गिराने के लिए काफ़ी थी। शाह, क्यों छोड़कर गई मुझे? अचानक ही सख्ती से कंधे को थामते हुए इसका चेहरा हाथों में लेते हुए इसने जनूनी लहजे में कहा। अशीक खौफ से उछली थी। इसने खुश्क लबों पर जबान फेरी थी। इसके पास अब कोई जवाब नहीं था। जानती हो कितना तड़पा मैं तुम्हारे लिए। तुम लड़कियां खुद को बहुत हसास समझती हो, छोटी छोटी बात पर रोकर दिल हल्का कर लेती हो। हम क्या करें, बोलो? इसके कंधे पर उंगलियां प्रवास करते हुए बुझी आवाज में गराया। अशीक ने डर कर आंखें मींची। पूरी पूरी रात में बाहर भटकता रहा कि शायद कहीं पर मिल जाओ। ये एक हफ्ता कैसे गुजरा जानती हो तुम? तुम्हें एहसास है मेरा? बोलो, जवाब दो मुझे। अशीक, मुझे जवाब दो। इसके कंधों को सख्ती से झंझोड़कर वो क्राख्त लहजे में बोला। अशीक का दिल तेजी से धड़का। इसने डरते हुए इसकी शर्ट को मुट्ठी में भींचकर इसी के सीने में ही मुंह छुपाया था और रोती चली गई। इसने संजीदगी से इसे कंधों से पकड़ते हुए अपने सीने से अलग किया था। एक बार भी मेरी बात जानने की कोशिश की? वो शख्स कातिल था। न जाने कितने ही मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने वाला खूनी था, जिसकी सजा में मैंने इसे दी। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं जिनके दिल में इंसानों के लिए ही एहसास नहीं। इसके बालों में उंगलियों और इसका चेहरा करीब करते हुए संजीदगी से बोला। इसे इशारा दिलाना चाहता था जो वो इसके साथ कर चुकी थी। और कोई खूनी नहीं हूँ मैं, अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ ये सब। इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुँचाना मेरा फर्ज था, है और रहेगा। और मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा ही करूँगा। मैं ऐसी हजार मोहब्बतें अपनी मुल्क पर
अपने वतन पर निछावर कर सकता हूँ। मेरी तो जान तक कुर्बान है मेरे मुल्क पर। अगर अब भी तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तुम्हें इस दिल में जगह देकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। काश तुम मुझे मिली ना होती, काश तुमसे मोहब्बत ना हुई होती, काश मैं इतना बेबस ना होता, काश मैं आशिक मैं यूं दर बदर तुम्हें ढूंढते हुए ना भटका होता। इसे सख्ती से छोड़ते हुए वो पीछे हटकर अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए घर आया। आशिक हिचकियों के बीच रो रही थी। इसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। मुझे मार देती मगर खुद की जान लेने की कोशिश की तुमने, क्यों? कैसे सोच लिया तुमने मैं तुम्हारे बगैर जी लूंगा? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं बेबस हूँ। मुझे इस वक्त मार देती ना, फिर भी मुझ तुमसे शिकायत ना होती। तुमने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीनने की कोशिश की। आशिक ने हाथ को गाल पर रगड़ कर आंसू साफ करते हुए इसकी जानिब एक कदम बढ़ाया, मगर वो इसे 2 कदम पीछे हट चुका था। इसने पिस्टल निकाला था। आशिक ने खौफजदा नजरों से इसे देखा था। वो डर गई थी, शायद वो इसे खुद पर गोली चलाने की सजा देना चाहता था, मगर इसने पिस्टल अपने सीने के मकाम पर रखा था। आशिक की टांगें लड़खड़ाई थी। नफरत करती हूँ ना मुझसे, मैं खुद को ही खत्म कर देता हूँ। ट्रैगर पर उंगली रखते हुए इसने स्पार लीजिए में कहा था और गोली चलाई थी। आशिक कानों पर हाथ रखते हुए चीख कर उठी थी। इसका पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। दुपट्टे के पल्लू से अपना पसीने से तर चेहरा साफ किया था। दिल शिद्दत से धड़क रहा था। जल्दी से कमरे की लाइट ऑन की। कमरे में बला का सन्नाटा था। वो जल्दी से शूज पैरों में डालकर उठी और कमरे का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल गई थी। इसका रुख इसके कमरे की तरफ था। मम्मा चलन डैड के पास और इनसे कहीं शाबिर और हमारा निकाह करवाएं। किसाब बेगम ने हैरत से इसे देखा जो अचानक ही कमरे में बोतल की जिन की तरह हाजिर हुई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? वक्त देखा तुमने क्या हो रहा है? किसाब बेगम ने इसका दिमाग ठिकाने लगाना चाहा। मैं अपनी जान ले लूंगी। वो कहीं से चाकू भी उठा लाई थी। इसने कलाई पर रखकर चीख कर कहा। किसाब बेगम ने जल्दी से बेड से उतरते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया और इसे चाकू छीने लगी, मगर वो पीछे हट गई। अभी जाएं बाबा के पास और इनसे कहें मारी और शाबिर का निकाह करवाएं इसी हफ्ते नजम और निशाल के साथ। वो कलाई पर चाकू का दबाव डालकर चीख कर बोली। सही है लड़की। इसकी कलाई से खून की 2 बूंदें फर्श पर गिरी थी। अपनी माँ को किस बात की सजा दे रही हो? पागल हो गई तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? बताओ हुआ क्या? किसाब बेगम ने भराई हुई आवाज में कहा। वो चाकू नीचे फेंक कर किसाब बेगम के गले में बाजू हमाल करके रोने लगी और सब बताने लगी। वो इसे लाइक करता है, इसलिए इसके लिए मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया। आप प्लीज डैड से बात करें, इससे पहले बहुत देर हो जाए। वीर मेरा है मम्मा, मैं इस मनहूस का नहीं होने दूंगी। वो धीरे धीरे हमसे सब छीन रही हैं। पहले बाबा को छीना, वीर को छीन रही। मम्मा मैं वीर को बहुत प्यार करती हूँ। आप प्लीज डैड से बात करें। आप करेंगी ना? 2 दिन नहीं हुए आए हुए उसे मोहब्बत में मुब्तला हो गई। वो जुनूनी अंदाज में रोते हुए बोली। किसाब बेगम ने इसके चेहरे पर बिखरे बाल समेटते हुए हाँ में सर हिलाया और इसका सारा अपने कंधे पर टिकाया था। वो सिसकियां भरती रह गई। इसने दस्तक सुनकर सोफे से शर्ट उठाकर पहनते हुए दरवाजा खोला। वो अचानक इससे इसके सीने से लगी बगैर किसी की परवाह किए। वो कुछ सेकंड संजीदगी से अपनी जगह खड़ा रहा, फिर इस नरमी से खुद से थोड़ा दूर किया। क्या कर रही हैं आप यहाँ? बेहद संजीदगी से पूछा। लेजे में ना गुस्से थे ना ही नाराजगी। हमें हमें आपसे बात, आप जाएं यहाँ से। इस कमरे से बाहर निकालते हुए इसने स्पार लेजे में कहा। आशिक की आंख से एक आंसू टूटकर इसकी गाल पर बहा। इसने बेबस नजरों से इसे देखा था। आप माफ नहीं करना चाहते हमें शेरी? आप यहाँ से चली जाएं, हमें नहीं जाएंगे। वो दरवाजा बंद करते हुए संजीदगी से बोला। जब आशिक ने दरवाजे पर हाथ रखकर इसकी बात काटी, इसका हाथ हटाते हुए इसने फौरन दरवाजा बंद किया था। आशिक का दिल किरची किरची हुआ, बेजान सी हुई और एक कदम पीछे लिया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। इसके दरवाजे को देखते हुए पीछे हो रही थी। आंसू इसकी आंखों से बेतहाशा बह रहे थे। हाथ की पूंछ से आंसू साफ करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। दिल पर बेहद बोझ के साथ कैसे इसने एक बात भी नहीं सुनी और इसे रूम से बाहर निकाल दिया। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो लैपटॉप बंद कर उठा था। डैड आए ना प्लीज। कमरे का दरवाजा खोलते हुए एक मुबहम मुस्कुराहट के साथ इसने सुहेल साहब को अंदर आने की दावत दी थी। वो लैपटॉप पर कैमरा सिस्टम से इन्हें यहाँ आते हुए देख चुका था, शायद इसलिए आशिक को वापस भेजा था, मगर वो बेचारी तो सो आंसू बहाकर अब ब्लैंकेट में मुंह छुपाए रोने का शुगल फरमा रही थी। नहीं शाबाश, देखने आया था, सब ठीक है। तुम जानते हो पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, इसकी बात फिक्र लगी रहती है। डोंट वरी डैड, सब ठीक है। इनका हाथ थाम कर मुस्कुराते हुए तसल्ली दी थी। सुहेल साहब ने इसे गले से लगाया। वो अब तक इसे ठीक से नहीं मिल पाए थे और दिल था जो बार बार इसकी तरफ खिंचत चला आता क्योंकि ना वो इसका बचपन देख पाए थे, ना इससे बाप का प्यार दे पाए थे, ना ही बचपन में इस पर बाप का साया रहा था। इसलिए वो खुद को इस चीज का जिम्मेदार समझकर बेसाख्ता रो दिए थे। डैड रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। हु आर टुगेदर नाउ वी आर टुगेदर नाउ, सब ठीक हो जाएगी। इनके हाथ पर बोसा देते हुए इसने सपाट लेजी में कहा। सुहेल साहब ने सर को धीरे से हाँ में जुम्बिश देकर इसके कंधे पर हाथ रखा और फिर इसे सोने का कहकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए। अगली सुबह आपकी चाय। आगा साहब हैरत से पीछे बढ़ रहे थे। किसाब बेगम को इनसे बात करना गवारा नहीं कर रही थी। इनकी चाय टेबल पर रखते हुए बोली और इनकी जानिब देखा भी था। किसाब मेरी बात सुनो, आगा साहब के बुलाने पर वो रुकी थी। यही तो वो चाहती थी कि वो इसे रोकें। आगा अब कोई फायदा नहीं
बात सुनने का किसा बेगम ने नजरें झुकाए। खफाले जी में कहा, आगा साहब इसका हाथ थामते हुए इसे सोफे पर बिठा गया। किसा मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बोझ दिल से नहीं हटा पा रहा था। वो मेरी बच्ची है किसा में से, इसलिए इसे यहाँ लाया। मैं समझती हूँ आगा मेरी भी तो बेटी है। किसा बेगम ने नजरें झुकाई। श्रीली जी में कहा। आगा साहब ने मुस्कुरा कर इसे देखा, लेकिन आज मैं आपके पास अपनी बेटी की खुशियों के लिए आई हूँ आगा। मैं वो हाथ जोड़ते हुए इनकी जानिब देखकर बोली। आगा साहब ने परेशानी से इसके हाथों पर हाथ रखे थे। मारिया शाबिर को पसंद करती है, एक माँ आपके पास आई है अपनी बेटी के लिए। आगा आप सुहेल भाई और शहनशाह साहब से बात करें। आगा साहब ने संजीदगी से इन्हें देखा, फिर कुछ पल गहरी सोच में पड़ गए, क्योंकि ये बात इन्होंने भी गौर की थी। एंगेजमेंट के फंक्शन पे मारिया का ध्यान शाबिर की तरफ था। ठीक है किसा, मैं बात करता हूँ, आप वादा करें अपनी बेटी को खुशी को लिए आप ये करेंगे। आगा साहब का हाथ पकड़ती वो जल्दी से बोली। आगा साहब संजीदा हुए थे, मगर किसा बेगम की आंखों में आंसू देखकर इनका दिल पिघला था और इन्होंने हाँ में सर हिलाकर इसका हाथ थामा था। किसा बेगम के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैली थी। तुम्हें क्या हुआ है? लड़की बड़ी उदास रहती हो आजकल। अलीजा ने सैंडविच का बाइट लेते हुए कहा। सब नाश्ता करके जा चुके थे। इस वक्त डाइनिंग हॉल में अलीजा, निशाल, जुनैरा, अशीक और जारा थी, जो शादी की तैयारियों के बारे में डिस्कशन के साथ हंसी मजाक भी कर रही थी। मगर अशीक का उतरा चेहरा देखकर आखिर अलीजा ने पूछ लिया, हाँ मैंने भी नोटिस किए हैं, कुछ उदास रहती हैं। निशाल ने इसके चेहरे पर फैली उदासी देखकर कहा, कुछ भी नहीं आपी। वो बालों को कान के पीछे उड़ेसते हुए धीमे लहजे में बोली, चलो गर्ल संभालिए, चाय बना कर लाओ। दाइम ने इनकी गुफ्तगू में मुलव्वस होते हुए पास पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसके हमरा हरब शान और शावीर भी थे। क्यों, हम क्यों बनाएं, जाओ खुद बना लो। अलीजा ने मुंह मरोड़ा। निशाल ने शर्मा कर नजम को देखा, जो इसके शर्माने पर गला फाड़ कहका लगाने को तैयार था। हम बनाते हैं, शाबिर की लो देती नजरें खुद पर महसूस कर वो जल्दी से उठी थी। अलीजा ने माथा पीटा था, भले क्या जरूरत थी इसे बनाने की, चलो मैं हेल्प कर देती हूँ, जुरैरा ने उठते हुए कहा, जबकि जारा ने इसे बैठने का इशारा किया और खुद अशीक के साथ चली गई। जुनैरा ने हरब को देखा, जो इससे ही संजीदगी से देख रहा था। भाई क्या चाह रहा है, इतनी याद आ रही है तो इसके साथ बैठ जाए ना। अलीजा ने हरब को छेड़ा, जो लाल होता हुआ चेहरे का रुख फेर गया था। जुनैरा ने हंसी दबाई थी। मारिया फोन पर उंगलियां स्क्रॉल करती हुई वहां से गुजरी, जब शाबिर को देखकर वो रुकी थी। अरे तुम कहाँ जा रही हो, आओ बैठो, चाय आती ही होगी। अलीजा ने इसका मजाक उड़ाया, मगर वो तो जैसे इन्विटेशन के चक्कर में थी। मुस्कुराते हुए वो शाबिर के सामने पड़े सोफे पर टांग रख कर बैठी थी। शाबिर ने स्पार नजरों से इसकी ड्रेसिंग का जायजा लिया और फौरन नजरें फेर ली। तंग ब्लैक टाइट्स पर शर्ट, ब्लैक शर्ट और इस पर शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट, बालों को टेल पोनी किए डार्क मेकअप में वो बेहद ओवर लग रही थी। अच्छा तो चाय कौन बना रहा है? मारिया ने फोन पॉकेट में डालते हुए पूछा। अशीक और जारा। अलीजा की बात पर वो मुस्कुराई और खड़ी हो गई, मैं लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से किचन की जाने बढ़ी थी। जारा, आपको मामा ने बुलाया। किचन में दाखिल होती हुई जल्दी से बोली। जारा ने सर हाँ में हिलाया और किचन से बाहर चली गई, क्योंकि शादी का घर था, इससे अफरीन बेगम और किसाब बेगम बुलाती रहती थी किसी न किसी काम के घर से। अशीक ने बेतासुर नजर से मारिया को देखा और चाय बनाने लगी। मारिया ने शेल्फ पर पड़ा कप जानबूझकर नीचे गिराया, जो टुकड़े टुकड़े हो गया। अशीक ने डरते हुए कप को देखा। ओ यार क्या करती हो तुम, ये मामा का फेवरेट सेट का कप था, जल्दी से इसे उठाओ, इन्होंने देख लिया तो नाराज होंगी। मारिया ने मसनूई फिक्र के साथ कहा। अशीक ने इसे तीखी नजरों से देखा और कप के टुकड़े समेटने लगी। मारिया ने जल्दी से चाय में कसीर तादाद में नमक डाला और फिर फौरन पीछे हटी। तुम कर लेना, मैं जा रही हूँ, बेफिक्री से कहकर किचन से बाहर निकल गई। अशीक ने चाय को चूल्हे से उतारा और कप में डालने लगी। इतने में जारा भी आ गई थी। इसे किसाब बेगम ने ये सोचकर रोक लिया था कि मारिया ने किसी वजह से ही इसे झूठ बोलकर मेरे पास भेजा होगा। अब देखो तुम्हारी कैसे इंसल्ट करवाती हूँ मैं डियर अशीक। मारिया अपनी जगह पर टांग रखते हुए सोचकर मुस्कुराई हुई चाय की ट्राली लेकर सबको एक एक कप देने लगी। शाबिर की बारी पर इसका हाथ कांपा था। वो जल्दी से सबको चाय देकर वापस अपनी जगह पर बैठी थी। इशू क्या हुआ तुम्हें यार? अलीजा ने धीरे से पूछा था। अभी किसी ने चाय नहीं पी थी। वो संजीदगी से कप थामे हुए स्पार नजरों से देख रहा था, जो इसकी लो देती नजरों से अनकंफर्टेबल होकर उंगलियां उलझाने में मसरूफ थी। चाय का सिप लेते हुए इसने स्पार नजरों से अशीक को देखा था, जो घबरा कर इसे देख रही थी। मारिया ने मुस्कुराते हुए शाबिर को देखा, जैसे चेहरे पर बुला की संजीदगी थी। अब देखो बच्चों, तुम्हारी इंसल्ट पक्की है, मारिया ने फोन पर उंगलियां स्क्रॉल करते हुए दिल ही दिल में कहा, मगर वो तब चूकी जब इसने बेफिक्री से चाय का दूसरा सिप लिया था। हरब ने दाइम को फोन पर कुछ दिखाया था, वो दोनों उठकर चले गए थे। शान ने बेनियाजी से कप उठाया था और सिप लिया था। इसके कान और नाक से धुआं निकला था ऐसी चाय पीकर। वो फीका से मुस्कुराया और कप वापस रख दिया। शाबीर ने मुश्किल ही निचला होंठ दबाकर हंसी रोकी थी। इसके चेहरे पर 1 मिनट में 12 जो बजे थे। वो जरा खांसा और फिर कप को घुरा और फिर खांसते हुए उठा। अशीक समेत बाकी सब ने इसे देखा था, जो अपने कमरे में घुसा था। ये इसे क्या हुआ? अलीजा ने कंधे उचकाते पूछा। निशाल इसकी इस कैफियत पर पेट पकड़कर हंसी थी, जबकि ज़ुनैरा ने इसे सर में झापड़ लगाया और वो चुप हुई थी। वो पूरा कप पीकर उठा था। मारिया ने भी यकीनी से इसे देखा। इसकी नीली आंखों में सुर्खी थी। कितनी मुश्किल से इसने चाय पी थी, मगर वो तो इसके हाथ की जहर भी खा सकता था। ये तो चाय थी।
द टी वॉज एक्सीलेंट हु एवर मेड इट। वो फ़ोन कान से लगाते हुए जाते जाते बोला था। अशीक के गाल सुर्ख पड़े थे। अलीजा ने अशीक को ब्लश करते हुए देखकर हंसी रोकी थी, जबकि मारिया ने दांत पीसे थे और शान का कप उठाकर मुस्कुराई। इसके ख्याल से चाय अशीक ने ठीक कर दी थी और शान किसी और वजह से उठकर गया था। यही वजह सोचकर इसने चाय का बड़ा सा सिप लिया तो फिर इसने सबकी नज़रें खुद पर महसूस कर इस सब सिप को बमुश्किल गले से उतारा। इसे अपने हलक जलता हुआ महसूस हुआ। इसकी आंखों से आंसू निकले। वो फ़ोन टेबल पर गिराते हुए तेजी से उठी थी। सुनैरा और अलीजा ने इसे हैरत से अपने कमरे की जानिब भागते हुए देखा, जबकि अशीक ने कप को देखा था और बढ़कर कप उठाया और सबसे छोटा सा सिप लिया। जब इसका हलक जलकर रह गया, इसने घबराकर शाबिर के खाली कप को देखा था और फिर किचन से पानी लेने के लिए भागी थी। ये क्या हो रहा है यार, निशान ने कहकर लगाया, जबकि ज़ारा ने परेशानी से अशीक को किचन की जानिब बढ़े हुए देखा था। अच्छा चलो, मैं बताना ही भूल गई। अम्मी ने कहा था ज्वेलरी कलेक्शन दिखाना, वो देखने वाली असिस्टेंट आती होगी, दिखाने वाली असिस्टेंट आती होगी, हम इसके बाद ड्रेस भी देखने हैं। ज़ुनैरा ने याद दिलाया था। सब उठकर आफरीन बेगम के कमरे की जानिब बढ़ी थी। ये एक पुराना ट्रेन स्टेशन था जहाँ पर एक रेलगाड़ी आकर रुकी थी। आबादी आसपास ना के बराबर थी। ट्रेन से कुछ लोग लकड़ियों की पेटियां निकालने में मसरूफ थे, जब किसी एक शख्स से एक पेटी नीचे गिरी थी जिसमें से 2 R2 गन्स बाहर गिरी थी। बेवकूफ़, ठीक से नहीं कर सकते तुम, ट्रेन से निकलते। दूसरे शख्स ने इसे देखकर धक्का देकर घरा कर कहा, जिस पर वो माफ़ी मांगते हुए दोबारा पेटियां उठाने में मसरूफ था। इन पेटियों को याक ट्रक के जरिए न जाने कहाँ ले जाया जा रहा था। वो पानी का गिलास पकड़े जल्दी से इसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या जरूरत थी इसे पीने की शाबिर, क्यों किया आपने ऐसा? वो धीमे लहजे में कहती हुई जल्दी से इसके दरवाजे पर नॉक करती हुई बोली थी। क्या सोचती तुम, अंधी हूँ मैं, मुझे कुछ नजर नहीं आता? इसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिरा था क्योंकि मारिया ने इसे बाजू से पकड़कर एक तरफ खींच कर ले जाते हुए कहा, छोड़ो हमारा हाथ। इसका हाथ झटकते हुए पीछे हटी थी। क्यों शाह के पीछे पड़ी हो? तुम्हें लगता है यहाँ सब बेवकूफ़ है, तुम इसके आगे पीछे घूमोगी और हम तुम्हें अंधे हैं? हम तो अंधे हैं ना, जैसे हमें कुछ नजर ही नहीं आता, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चाह रहे हैं। अपनी हद में रहें। बहुत बोली आपने, कौन होती हो मेरे कैरेक्टर को जज करने वाली? अशीक ने सख्ती से कहते हुए इसे झटका, जिस पर वो शशदर रह गई। आज के बाद अगर आपने मेरे कैरेक्टर पर एक बात भी की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप हमारी बहन है, इसलिए हमने बाबा से कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर अब हम इस रिश्ते का लिहाज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बात हमारे करैक्टर पर हो रही है और हमारा करैक्टर कैसा है या हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमें शौक नहीं किसी के आगे पीछे घूमने का। इसके कंधे के करीब से वो गुजर गई। मारिया ने हैरत से इसे देखा जो इसे खरी खरी सुनाकर निकल गई थी। बहुत जुबान चाह रही ना तुम्हारी, वेट करो, तुम्हारी आंखों के सामने हमारा निकाह होगा और तुम सड़ती रह जाना। पैर पटक कर वो अपनी लाडली माँ के साथ पास चलती। सुहेल, कुछ बात कर सकता हूँ तुमसे? अरे आका आओ बैठो। सुहेल साहब ने लैपटॉप बंद करते हुए आका साहब को चेयर पर बैठने का इशारा किया। आका साहब कुछ सोचते हुए चेयर पर बैठे थे। सुहेल, मेरी बात शायद तुम्हें थोड़ी अजीब लगे, आका साहब कहते हुए रह गए। सुहेल साहब ने इनकी जानिब देखा जो काफ़ी हद पर तक परेशान लग रहे थे। वो खुद बेहद कश्मकश में थे। अचानक से ही वो कैसे शाबिर और मारिया की बात कर देते। मैं अपनी बेटी के लिए, बाबा मरजान ने ऑफिस में दाखिल होते हुए सुहेल साहब को मुखातिब किया था। आगा साहब की बात अधूरी रह गई थी। मीटिंग रूम में सब वेट करें। मरजान ने टेबल से कुछ फाइल्स उठाते हुए सुहेल साहब को याद दहानी करवाई। सुहेल साहब ने आगा साहब की जानिब देखा जिसे जानने की इजाज़त मांग रहे हैं। हाँ, मीटिंग के बाद बात करते हैं, आगा साहब ने उठते हुए कहा। तीनों मीटिंग रूम की जानिब बढ़ गए थे। यहाँ हम इस झोंपड़ी में सड़ रहे हैं, वहाँ पर शादियाँ और ये मुनव्वर न जाने कौन सा मनहूस वक्त था जब मैं आपकी बातों से मुतफिक हो बैठी थी। कशमाला बेगम ने सड़े हुए लहजे में कहा। मुनव्वर साहब ने तंग नज़रों से कशमाला बेगम को देखा था। वो नाक चढ़ाए बैठी थी। तो जाओ वापस चली जाओ, तुमसे अच्छी तो आफरीन थी, कम से कम जो हालात थे गुजारा कर लेती थी। क्या कहा तुमने? आफरीन अच्छी है मुझसे? कशमाला बेगम ने हैरत से मुनव्वर साहब को घूरा जो अपनी कही बात पर लब भींच कर रह गए थे। मेरे नसीब फूटे हुए थे, आपका कोई कसूर नहीं, कशमाला बेगम ने सर पीट कर कहा था। मुनव्वर साहब ने सर दा भरी थी। तब से अब तक कशमाला बेगम इन्हें कोई 1000 ताने दे चुकी थी और वो तंग आ चुके थे। इनके पास तो इस वक्त जहर खाने के भी पैसे नहीं थे क्योंकि मरजान ने इनके सारे अकाउंट्स ब्लॉक करवा दिए थे। लिहाजा वो कंगाल होकर एक छोटे से बोसीदा घर में रहाइश पजीर थे। ज़रा आपसे एक बात पूछूं? ज़ारा ने मसरूफ सा हाँ में सर हिलाया क्योंकि दोनों किचन में काम कर रही थी। अगर आप कोई आपसे नाराज़ हो तो कैसे मनाते हैं? इसके अजीबो गरीब सवाल पर ज़ारा को खांसी छूटी। ये तो किसी पर डिपेंड करता है ना कि वो किसी कौन है। अलीजा ने चुपके से किचन में दाखिल होकर कहा। इसके अजीबो गरीब जवाब पर ज़ारा ने फ्रूट काटते हुए आंखें घुमाई थी। वो आजकल कुछ ज़्यादा ही चंचल मजाज हो गई थी और सबकी लाडली भी हो गई थी। क्या मतलब आपका अशीक ने मासूमियत से पूछा। ज़ारा ने सर पीटा था अपना। मेरी मासूम सी जान, देखो अब जो नाराज़ है वो कौन है ये पूछ रही हूँ। इसे मनाने का तरीका भी इसकी शख्सियत पर डिपेंड करेगा। अलीजा ने इसके करीब बैठते हुए ज़ारा की प्लेट से सेब उठाते हुए खा। ज़ारा ने बेसाख्ता इसके हाथ पर चपेट मारी थी मगर वो जल्दी से सेब उठा गई थी। अशीक ने मुस्कुरा कर इसे देखा था। वैसे तुम्हें किसी को मनाना है?
मनाना था, जैसे जिसे भी मनाना है मना लो, कल से मायूं का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, फिर फुर्सत नहीं मिलेगी। अलीज़ा ने एप्पल का बाइट लिया। ज़ारा ने भवें उठाकर सर को जुम्बिश दी थी। वो अलीज़ा बीबी से तंग जो आ गई थी, जो इसे उल्टे सीधे मशवरे दे रही थी। अरे हटो, तुम्हें क्या पता, मैं हूं ना, आ जाओ मेरी जान, मैं बताती हूँ कैसे मनाते। अलीज़ा ने अशीक का हाथ पकड़ते हुए कहा। अशीक ज़ारा को देखकर हंसी थी, जो मुंह मरोड़ते वहां से निकल गई थी। देखो, पहले तो जो नाराज हुआ इसका हाथ पकड़कर इसकी आंखें में देखते हैं, फिर इसे देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। अशीक ने हैरानी से इसे देखा। जुनैरा जो फ्रिज से पानी लेने आई थी, मुंह पर हाथ रखते हुए कह कह गला घोंट चुकी थी। फिर अशीक ने मासूमियत से पूछा, फिर इसको ऐसे पकड़कर एक किस दे दो। इसके चेहरे को पकड़ती हुई अलीज़ा ने इसके गाल पर बोसा दिया, जिस पर वो चूम गई। हा हा हा, जुनैरा का फलक शकाफ कहका किचन में गूंजा। अशीक ने शर्माते हुए गाल पर हाथ रखा था। अलीज़ा ने जुनैरा के हाथ पर हाथ रखते हुए ताली बजाई थी। हा हा हा, ऐसा मत करना अशीक, ये लड़की पागल हो गई है। जुनैरा ने इससे समझाया। वो शर्मा कर वहां से भाग गई थी। जुनैरा ने अलीज़ा के सर पर चिप्त लगाई थी। वो हंसते हुए एप्पल का दूसरा बाइट ले गई थी। ईशा की नमाज के बाद सब लाउंज में जमा हुए थे। यही तो वक्त होता है, सब मिलकर बैठकर बातें करते हैं। सारी तैयारियां हो गई? जी भाई साहब, सारी तैयारियां हो गई अल्लाह के करम से। आफरीन बेगम ने सुहेल साहब की बात का जवाब दिया। आका साहब गहरी सोच में थे। वो इस कश्मकश में थे कि सुहेल साहब और शहनशाह साहब से कैसे बात करें। शाह कहाँ है बच्चे? शहनशाह साहब ने इसकी गैर मौजूदगी महसूस करते हुए कहा। दादा साईं, वो कुछ इंपॉर्टेंट केस हैंडल कर रहे हैं। दोपहर को हम हेडक्वार्टर गए थे। सर ने कुछ डिटेल्स हमारे साथ शेयर की, जिन पर इसे रिसर्च करनी थी। मरजान ने संजीदगी से बताया। शहनशाह साहब ने सर को धीरे से हाँ में हिलाया। बेटा शीख कहाँ है? मारिया ने आंखें घुमाई थी आगा साहब के सवाल पर। अंकल, वो थक गई थी, इसलिए मैंने इसे दवाई देकर सोने का कह दिया। कल काफ़ी काम होंगे, घर में रेस्ट नहीं कर पाएगी, इसलिए। ज़ारा की बात पर सारी लाते हुए आका साहब ने लम्ब भीजे थे। बेटा, आप आराम नहीं कर रही? आफरीन बेगम ने इसे लाउंज में इंटर होते देखकर पूछा। सॉरी, वो हमें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए। अशीक ने जाले के करीब बैठते हुए कहा। जाले ने मुस्कुराते हुए इस पर अपनी शाल डाली थी, क्योंकि सर्दी पड़ रही थी। शुक्रिया, अशीक ने मुस्कुरा कर कहा। डेकोरेशन वाले कल सुबह आ जाएंगे, इन्हें सब समझा दिया। वो मायों के फंक्शन के हिसाब से डेकोरेशन करेंगे। सही। हरव की बात सुनते हुए मरजान ने जवाब दिया था। बाबा साहब, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो आका। शहनशाह साहब ने संजीदगी से आका साहब को देखकर कहा, जो खासे परेशान नजर आ रहे थे। हिसाब बेगम मुस्कुराई थी। काफी देर से वो आगा साहब की तरफ देख रही थी कि वो बात शुरू करें। आखिरकार उन्होंने बात शुरू कर दी थी। मैं शाबीर और मारिया को लेकर बात करना चाहता हूँ। शहनशाह साहब संजीदा हुए, जबकि सुहेल साहब समेत साहब ने आका की जानिब देखा, सिवाय मारी और किसाब बेगम के। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आज मारी और शाबीर के निकाह की डेट रखना चाहता हूँ, निशाल और नजम के निकाह के साथ। शहनशाह साहब ने कुछ कहना चाहा, जब सुहेल साहब मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर आगा साहब को गले लगाते गए थे। इससे अच्छी भला क्या बात हो सकती है आका, है ना बाबा साहब? शहनशाह साहब ने सुहेल साहब के चेहरे पर खुशी देकर कुछ कहने की इरादा तर्क किया और मुस्कुराकर सर हाँ में हिलाया। शीख को अपने पैरों तले जमीन निकलती महसूस हुई। इसका दिल डूब गया था। मरजान, वो फाइल कहाँ रखी तुमने? शाबीर को देखकर सभी मुस्कुराए थे, जिस पर इसने संजीदगी से सबको देखा था। शीख की आंखें आंसू से भरी हुई थी, मगर इसने बेहतर ना समझकर इसकी जानिब देखा ही नहीं था। मुबारक को भाई नजम को स्पार नजरों से देखकर इसने सुहेल साहब की जानिब देखा था। बेटा, हमने आपकी और मारिया की निकाह की डेट फिक्स की है। शाबीर को शदीद झटका लगा था। इसने संजीदगी से अशीक की जानिब देखा था। इसका वजूद कांप रहा था। वो मुश्किल आंसू जब्त किए बैठी थी। जाओ ज़ारा, सुनहरा बेटा, मिठाई लेकर आओ, किसाब बेगम ने जल्दी से कहा। ज़ारा और जूनी मुस्कुराते हुए मिठाई लेने चली गई थी। भाई साहब एक बार बच्चों से भी पूछ रहे हैं, इनकी मर्जी। आफरीन बेगम की बात पर किसाब बेगम के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। बड़ों के फैसले में छोटों को क्या काम है? वैसे भी ये बाबा साईं और भाई साहब का फैसला है, इसमें किसी और की मर्जी की क्या गुंजाइश है? आफरीन बेगम किसाब बेगम की बात सुनकर खामोश हुई। सॉरी, हमें ठंड लग रही है, वो कपकपाहट पर काबू पाते हुए धीमे लहजे में बोली और उठ गई। जाओ बच्चे, आराम करो। आफरीन बेगम ने प्यार से इसके सर पर हाथ फेरा और उठकर अंदर चली गई थी। मारिया के चेहरे पर चमक थी, आंखों में गरूर था। इसे पाने का वो संजीदगी से लब भींचे सर झुकाए खड़ा रहा। सुहेल साहब के चेहरे पर बिखरी खुशी वो समेटना नहीं चाहता था। मैं आता हूँ, सबमिट करना है कुछ। रुको बच्चे, सुहेल साहब ने इसे रोका। आप खुश हैं इस रिश्ते से? सुहेल साहब ने सवाल किया। अशीक ने जाते जाते आंसू से भरी आंखों से शाबीर को देखा, जिसके चेहरे पर सपाट तासुरात छाए थे। वो सुहेल साहब को बराह रास्त जवाब देकर हर्ट नहीं करना चाहता था। डैड, आपने शायद जल्दबाजी कर दी, वो सपाट लहजे में कहकर वहां से वॉकआउट कर गया था। शहनशाह साहब ने संजीदगी से इसे जाते देखा था और फिर उठते हुए इसके पीछे चल दिए थे। सुहेल साहब ने संजीदगी से इसे देखा था, जिसने जाते हुए एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा था। वो टेरेस पर खड़ा हुआ दूर अंधेरे में कहीं गैर मरी नुक्ते को देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। इसके सिल्की बाल हवा में लहराकर बार बार इसकी पेशानी पर आ रहे थे, मगर वो गहरी सोच में गुमसुम खड़ा अपने ज़हन पर इस लड़की के बारे में सोच सोच कर दबाव डाल रहा था, जो पहले इसे छोड़ गई थी। बहुत तहम्मुल के बाद इसने आगे बढ़ना चाहा अपनी फैमिली के साथ, मगर कुदरत ने इसे फिर इसी ही लड़की से मिलाया था और अब इसके लिए एक और कड़ा इम्तहान। शहनशाह साहब की आवाज़ पर इसने भींचे हुए लब पा किए थे और पीछे मुड़ा था। शहनशाह साहब इसके बराबर आकर रुके थे और इसी जानिब देखने लगे, जिस जानिब वो कुछ वक्त पहले देख रहा था।
यहाँ ठंड है। दादा साईं अंदर चलकर बात करते हैं। ठंडी हवा के झोंके को इसने अब महसूस किया था। शहनशाह साहब मां मुस्कुरा दिए थे। क्या चल रहा है आपके ज़हन में? मैं देख रहा हूँ आप खुश नहीं लग रहे। वो शहनशाह साहब की बात सुनकर संजीदा हुआ था। सर को खम देकर इसने नजरें एक पल को झुकाई और लब भींचे। शहनशाह साहब ने मुस्कुराकर इसे दोबारा देखा, जो खासा कश्मकश में मुब्तला लग रहा था। ऐसी कौन सी शय है जिसने मेरे शेर बेटे को गहरी कश्मकश में डाल दिया है? शहनशाह साहब के सवाल पर वो मुबहम सा मुस्कुराया था। मैं ये शादी नहीं कर सकता। दादा साईं इसकी मुख्तसर थे मगर बराह रास्त जवाब को शहनशाह साहब कुछ देर गहरी सोच में पड़ गए। और वजह क्या है इसकी? शहनशाह साहब के सवाल ने इसे मजीद संजीदा किया। वो नजरें उठाते हुए कुछ पल अंधेरे में कुछ तलाशता रहा। ठीक है शाह, वक्त लो, मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहता। जब बताना मुनासिब समझो बिला झिझक बता देना। इससे पहले वो कुछ कहता, शहनशाह साहब ने इसे इस तराबी कैफियत में देखकर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली बख्श लहजे में बोलकर वहां से जा चुके थे। इसने लंबा सांस हवा के सुपुर्द करते हुए आंखें मीची थी। हवा का ठंडा झोंका इसकी सपाट चेहरे को छू कर गुजरा था। आज घर में माइयों और मेहंदी का फंक्शन था। डेकोरेशन में मसरूफ थे। कॉरिडोर और टेरेस के साथ साथ लाउंज और मेन हॉल को भी पीले पर्दों में से सजाया जा रहा था और साथ ही सफ़ेद और पीले गुलाब के फूलों से सजाया जा रहा था। घर में बेहद मसरूफियत थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। दरवाजे पर दस्तक सुनकर अशीक ने जल्दी से आंखें साफ की और अपना हुलिया दुरुस्त करके दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर मारिया खड़ी थी। अशीक का दिल तेजी से धड़का इसे देखकर। तुमने मिठाई तो खाई ही नहीं। मैंने सोचा तुम्हें खुद देकर आती हूँ। और ये तुम्हारा ड्रेस चाची जान ने भिजवाया है, पहन कर रेडी हो जाना थोड़ी देर में। देखो अब होने वाली दुल्हन खुद तुमसे मुबारकबाद लेने आई है। अनकरीबी शावीर हाँ कर देगा। मुबारक नहीं दोगी मुझे अशीक? वो इसके नाम पर दबाव डालकर बोली। अशीक ने इसके हाथ से ड्रेस लेकर सोफे पर रखा। मुबारक हो आपको। वो बेजार लगी बोली, जिस पर मारिया मुस्कुराई। तुम्हें देखकर लगता है तुम दिल से नहीं कह रही। क्यों, कैसा लग रहा है? बहुत आगे पीछे दौड़ती थी शावीर के। तुमने सोचा तुम्हारी ये सब्ज आंखें इसे फंसा लेंगी या तुम्हारी ये लंबी जुल्फें इसे फंसा लेंगी? इनको तो कटवा ही दो। अरे रुको, मैं ही काट देती हूँ। साथ पर भी टेबल से छोटा सीजर उठाते हुए मारिया ने इसका बाजू पकड़ा था। अशीक ने इसे पीछे धक्का देना चाहा मगर इसकी गिरफ्त मजबूत थी। इसके दोनों हाथ पकड़कर इसने इसकी कमर से लगाते हुए सीजर से इसकी बालों के करीब किया था। जब किसी की मजबूत हाथ ने इसकी कोशिश नाकाम बनाते हुए इसे पीछे को बराह रास्त धक्का देकर एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया था। वो बेयकीनी से अपने सुर्ख गाल पर हाथ रखकर इसकी जानिब देख रही थी। अशीक ने जल्दी से अपना नीचे गिरा हुआ दुपट्टा उठाया था। अशीक ने नम आंखों से इसकी चौड़ी मजबूत पुश्त को देखी थी, जो इसके सामने ढाल की तरह खड़ा था। यू स्लैप्ड मी शावीर, मारिया ने गाल पर हाथ रख चीख कर कहा। जब नजर इसके लाल पड़ते चेहरे पर पड़ी तो वो खामोश हुई थी। टुडे यू हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स। वो जबड़े भींचते हुए क्रख्त लेजे में धाड़ा था। अशीक ने इसकी गरजदार आवाज पर झरझरी ली थी, जबकि मारिया का चेहरा सुर्ख पड़ा था गुस्से से। You always take this girl's side. Who the hell is this girl? Why are you so sympathetic? Tell me. क्यों लेती हो हर वक्त इस लड़की की साइड? बोलो, ये जिए या मरे तुम्हें क्या? बोलो। वो बदतमीजी से अशीक की तरफ इशारा करते हुए चीखी, जबकि अब की बार पहले से भी ज्यादा शिद्दतदार थप्पड़ इसके दूसरे गाल पर पड़ा था। दर्द और अलम के सबब इसकी आंखें आंसू से भरी थी। अशीक ने डरते हुए इसका मजबूत हाथ पकड़ा था, जिसकी मुट्ठी बनाए वो तय से सुर्ख पड़ रहा था। शेरी नो, इसके हाथ को पकड़कर अशीक ने सहमे हुए करीब होते धीमे लहजे में कहा, जबकि अशीक को इसका हाथ पकड़ता देखकर मारिया गुस्से से इसकी तरफ बढ़ी मगर वो बाजू से जकड़ते हुए अशीक से बहुत पीछे हटा चुका था। मारिया की चीख को पुकार सुनकर तकरीबन घर के सभी अफराद वहां जमा हुए थे। किसा बेगम मारिया को रोता देखकर आगे आई थी। मनहूस, अब तुमने क्या कर दिया? किसा बेगम ने पीछे खड़ी थरथराती अशीक से कहा, जो इनकी बात पर शर्मिंदगी से नजरें झुका चुकी थी, जबकि किसा बेगम के अल्फाज आगा साहब को दिल में पिघलते शीशे की मानंद तकलीफ दे गए थे। शावीर ने मुट्ठी भींची थी। अशीक ने इसका हाथ दबाया था। वो इसे रोकना चाहती थी। मम्मा, ये लड़की जब से आई है शावीर के पीछे पड़ी है और आज इसकी वजह से शावीर ने मुझे थप्पड़ मारा। मारिया ने अशीक की तरफ उंगली से इशारा करते हुए नफरत भरे लहजे में कहा। किसा बेगम ने अशीक को हैरत गम गुस्से से देखकर इस थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था, जिसे शावीर ने रोका था। अशीक ने डरते हुए आंखें बंद की थी। किसा बेगम के चेहरे पर हैरत और तज्जुब के आसार वाजे थे। वो भला क्यों इसे बचा रहा था? अशीक पर हाथ उठाने की गलती नहीं करेंगी आप। वो इनका हाथ छोड़ते हुए स्पार लेजे में बोला। सुहेल साहब ने कदम आगे बढ़ाते हुए एक जोरदार थप्पड़ शावीर के चेहरे पर जड़ दिया था। बड़ी है वो, तुमसे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इनसे ऐसे बात करने की? सुहेल साहब ने सुर्ख होते चेहरे के साथ कहा। आफरीन बेगम ने लबों पर हाथ रखा था। इन्हें उम्मीद नहीं थी सुहेल साहब अपने बड़े बेटे पर हाथ उठाएंगे। क्या लगती है ये तुम्हारी, जिसके लिए तुम सबसे लड़ जाने को तैयार होगी? साहब बेगम ने अशीक की तरफ इशारा करते हुए जहर कुंद लेजे में कहा, बीवी है मेरी। वो जबड़े भींचे काटदार लहजे में बोला था। इसके अल्फाज ने वहां खड़ी सभी अफराद के चेहरे के रंग उड़ा दिए थे। अशीक की आंखों से आंसू टूटकर इसके गालों पर बिखरते चले गए। क्या लगती है ये तुम्हारी, जिसके लिए तुम सबसे लड़ जाने को तैयार हो? कि साहब बेगम ने अशीक की तरफ इशारा करते हुए जहर कुंद लहजे में कहा।
बीवी है मेरी, वो जबड़े भींचे काटदार लहजे में बोला था। इसके अल्फाज ने वहां खड़े हुए सभी अफराद के चेहरे के रंग उड़ा दिए थे। अशीक की आंख से आंसू टूटकर इसके गालों पर बिखरते चले गए। नम आंखों से अशीक ने इसके हाथ को देखा था, जिससे मजबूती से शावीर ने अशीक का हाथ थामा हुआ था। वो घबराहट के आलम में लरस रही थी और शायद इसलिए शावीर ने इसका हाथ थामकर इसे ये एहसास दिलाया था कि वो अभी इसके साथ खड़ा है। अशीक ने शर्मिंदगी से नजरें झुका रही थी, क्योंकि वो इस थप्पड़ का जिम्मेदार खुद को ठहरा रही थी जो सुहेल साहब ने शावीर को मारा था। मजाक हो रहा है यहाँ पर? कल ही सुहेल भाई ने खुद शावीर और मारिया का रिश्ता तय किया और आज इनका बेटा कह रहा है कि ये लड़की इसकी बीवी है। किसा बेगम का सबर का पैमाना लबरेज हो चुका था, इसलिए वो किसी आतिश फिशा की तरह अंगारे बोलने को तैयार थी। सुहेल ने कोई रिश्ता तय नहीं किया था। शहनशाह साहब की जानिब देखते हुए किसा बेगम थम गई थी, जबकि आका साहब ने सर को धीरे से हाँ में जुम्बिश देकर इसकी बात पर रद्दअमल जाहिर किया था। और शावीर ने कब इस रिश्ते के लिए रजामंदी जाहिर की थी? कर राज थी शावीर ने हमें इनकार कर दिया था। हमने ही इसे वक्त दिया था सोच लेने के लिए, मगर वो सही लफ्ज़ों में हमें कर रहा था इनकार कर चुका था। सुहेल साहब ने शहनशाह साहब की जानिब देखा, मगर बोले कुछ नहीं। इन्होंने ऐसे ही शावीर पर हाथ उठा दिया था, मगर वो वालिद थे इसके, ना ही शावीर ने इस पर कोई थप्पड़ पर कोई रद्दअमल नहीं दिया था। वो संजीदगी से अपने कमरे की जानिब बढ़ा था और एक पेपर के साथ वापस आया था जो इसने किसा बेगम के हाथ में थमाया था। मारिया ने जल्दी से किसा बेगम के हाथ से वो पेपर लिया था जो इनके निकाहनामे की कॉपी था। मारिया के हाथ कांपते थे। इसने रुंधी नजरों से शावीर को देखा, फिर अशीक को। सुहेल साहब ने किसा बेगम के हाथ से निकाहनामा लिया था और एक एक करके सब ने देखा था। किसी के चेहरे पर हैरत थी तो किसी के चेहरे पर ताज्जुब। क्या कसूर था मेरा? मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था। मारिया ने चीखते हुए शावीर को देखा था, जिसके चेहरे पर सपाट तासुरात के सिवा कुछ भी नहीं था। किसा बेगम ने मारिया को चुप करवाते हुए इसे गले लगाया, मगर वो इन्हें पीछे हटाते हुए चीखती चली गई, मैंने तुमसे प्यार किया, सिर्फ तुम्हें चाहा। तुमने क्या किया? शावीर, हैदर, काज़मी, बोलो। वो संजीदगी से दरवाजे की जानिब देख गया था, जहाँ से एक लड़का जुबैर के हमरा हाल में दाखिल हुआ तो सब ने इसी जानिब देखा था। मारिया ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा, इसके अवसान खता हुए थे। कौन हो तुम? वहीं रुक जाओ। अंदर आने की इजाजत किसने दी तुम्हें? शहनशाह साहब ने इसे लाउंज में ही रुकने का हुक्म दिया था। रुकें दादा साईं, शावीर ने स्पार्ट लेजी में कहा और इसकी जानिब बढ़ा। मारिया के हाथ पैर कांप पड़े थे। लड़की मुझसे मोहब्बत के दावे कर रही है, पूछे इससे ये लड़का कौन है? मारिया की तरफ देखते हुए तंजीह लबुलेजी में कहा कि साहब बेगम ने खा जाने वाली नजरी से मारिया को देखा, जो अब थर थर कांप रही थी। शहनशाह साहब, आगा साहब और सुहेल साहब की नजरें मारिया पर थी। मैं नहीं जानती ये कौन है, वो तीखे लहजे में बोली, मगर इसके लहजे में और चेहरे पर खौफ के सिवा कुछ नहीं था। जिस पर शावीर ने संजीदगी से अपनी पॉकेट से मारिया का फोन निकाला। मारिया के हाथ पैर ठंडे हुए थे। इसके हाथ में अपना फोन देकर, जिस पर कोई स्क्रॉल करते हुए इसने आगा साहब की जानिब बढ़ाया, जिसे आगा साहब ने सपाट नजरों से देखा था। किसा बेगम ने मारिया के बाजू में उंगली पेवस्त की। मारिया ने भराई हुई आंखों से किसा बेगम को देखा था। किसा बेगम खुद नोटिस कर चुकी थी कुछ दिनों से, जब वो फोन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती थी, इन कहते ही वो फोन बंद कर देती थी, वगैरह वगैरह। आगा साहब ने मारिया के प्यार भरे मैसेज खुद अपनी आंखों से देखे, फिर इस लड़की की तरफ बड़े जब शावीर ने रोका, मैं माजरत खाऊं, मुझे किसी लड़की के किरदार पर उंगली उठाने का हक नहीं बनता, लेकिन जो मेरी बीवी के एक पाक किरदार पर उंगली उठाएगा, इसका हाथ तोड़ने की सलाहियत रखता हूँ, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कोई मेरी वाइफ के करैक्टर पर बात करे। किसा बेगम और मारिया को जानिब देखते हुए वो गरम लहजे में बोला। मारिया ने तो शर्म से नजरें ही नहीं उठाई थी, जबकि किसा बेगम ने मुठ्ठियां भींचकर बेइज्जती जब्त की थी। ये बात इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे खानदान की बदनामी हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। शहनशाह साहब ने इस लड़के को देखकर खूनखार लहजे में कहा, जिस पर इसने सलीके से सर झुकाते हुए हाँ में सर हिलाया था। आगा साहब तो इसे मार डालने के दम पर थे, मगर मरजान ने इन्हें रोका था। किसा बेगम से जब बर्दाश्त ना हुआ तो इन्होंने सबके सामने मारिया को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर डाला। मारिया गाल पर हाथ रखते हुए रोती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। किसा बेगम कहर बरसाती नजरों से अशीक को देखते हुए वहां से गई थी। जो कुछ हुआ इसे भूल जाएं, घर में शादी का मौका है। भाई साहब, अफरीन बेगम ने शाल खड़े सुहेल साहब से कहा, जिन्होंने सर को धीरे से चुम्बिश देते हुए वहां से जाने में गनीमत जानी। वो जाते जाते एक संजीदा नजर से शावीर को देखना नहीं भूले थे। मुझे माफ़ कर दें डैड, आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। इसमें अशीक की कोई गलती नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने ही इसे निकाह के लिए फोर्स किया था। इसने स्पार्ट लहजे में कहकर नजरें झुकाई, जबकि अशीक ने शहनशाह साहब के सुर्ख होते चेहरे को देखकर नाम में सर हिलाया था। नहीं दादा साहब, इसमें हमारी भी गलती है। हमें मिशा ने फोर्स नहीं किया था। वो कांपते हुए लहजे में मुश्किल खुद को भी बराबर की शरीक दार ठहराकर अपने अल्फाज मुकम्मल कर पाई थी, जबकि इसके यूं अचानक बोल पड़ने पर शावीर ने संजीदगी से इसकी आंखों में देखा था और इसके मुंह पर कफल लगा था। इसकी आंखों में देखकर यानी वो सारा इल्जाम खुद पर लेना चाहता था। भाई साहब, जो कुछ हुआ इसे भूल जाएं, बच्चे माफी मांग रहे हैं। अफरीन बेगम ने खामोश खड़े आगा साहब से कहा, जिन्होंने सुहेल साहब के कंधे पर हाथ रखा था। सुहेल साहब ने ठंडी आ भरी थी। अशीक ने शहनशाह साहब के सामने रुकते हुए हाथ जोड़े थे। वो फूट फूट कर रो रही थी। दादा साहब प्लीज़ आप शावीर को माफ़ कर दें, हमारी वजह से आप सबको तकलीफ हुई। वो बोलती हुई रुकी थी। जब शहनशाह साहब ने इसके सर पर हाथ रखा था, वो इन दोनों में इसकी तरबियत और तहजीब
वो इन दिनों में इसकी तरबियत और तहज़ीब बाखूबी देख चुके थे और इन्हें फ़ख्र महसूस होता था इसे देखकर। आगा साहब मुस्कुराए थे मगर सुहेल साहब अब तक संजीदा वहीं खड़े थे। मुझे सज़ा दें डैड, आप मार सकते हैं मुझे, लेकिन मेरी नज़रों में ये गलती नहीं है। मैंने निकाह किया अपनी मोहब्बत से और मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है। नज़रें झुकाए वो सपाट अंदाज में बोला। सुहेल साहब ने इसे सीने से लगाया था। आफरीन बेगम और जाले मुस्कुराई, खामोश खड़ी ज़ारा और जोनी ने सुकून का सांस लिया था और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराई थी। मैंने हाथ उठाया आप पर शाह। सुहेल साहब ने इसकी पेशानी कुशादा पेशानी पर बोसा देते हुए टूटे लहजे में कहा, जिस पर इसने सुहेल साहब के दोनों हाथ थाम कर आंखों से लगाए और फिर इन पर लब रखे। आपको हक है डैड, आप मुझे डांट सकते हैं, हाथ भी उठा सकते हैं। वो इनके हाथ पर लब रखता हुआ सूरत से बोला। सुहेल साहब ने इसे सीने से लगाया था। इनकी आंखों में नमी थी, वो यकीनन पछता रहे थे इस पर हाथ उठाकर। आफरीन बेगम ने रोती हुई शीख को चुप करवाया था, उससे प्यार किया था। शाबीर ने शहनशाह साहब से भी माफ़ी मांगनी चाहिए मगर वो तो फ़ख्र से इसे सीने से लगा चुके थे। आगा साहब अशीक के पास आए। अशीक ने नम आंखों से इनकी जानिब देखा। वो बेहद शर्मिंदा थी, इसलिए इनसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। क्या मेरी बच्ची खुश है इस रिश्ते से? वो सुर्ख होते चेहरे के साथ जी बाबा ही कह पाई थी। शाविर ने सपाट नजरों से इसे देखा था। जो कह रही थी वो खुश है, इसके साथ इसका दिल शिद्दत से धड़का था। कुछ दिन पहले तो वो इसे छोड़ आई थी ये कहकर के उससे नफरत करती है और आज वो कह रही थी वो खुश है। जाओ बेटा तैयारियां करो, बहुत काम पड़े और अब हमारी बच्ची की भी रुखसती साथ में ही होगी। जी अंकल। सुनैरा, ज़ारा और जारी सुहेल साहब की बात सुनकर वहां से गई थी। मरजान बाकी सब के साथ अपने कमरे में काम में मसरूफ हुआ था। आशिक ने डरते हुए शाविर को देखा जो कुछ देर पहले गुस्से से सुर्ख अंगारा बना हुआ था। इसकी जानिब देखते हुए भी वो डर रही थी। सुहेल साहब और आगा साहब शहनशाह साहब को कमरे में छोड़ने गए थे। जाओ बच्चे अपने कमरे में जाओ। जी। अशीक अपने कमरे की तरफ मुड़ी थी। आफरीन बेगम की बात सुनकर जब शाविर को देखकर रुकी थी, वो संजीदगी से इसे नजरों से कह चुका था अपने हमारे कमरे में, जिस पर वो हलक तर्क करते हुए गड़बड़ाई थी। नहीं बच्चे, अशीक ठीक जगह जा रही है। नजम और इशाल के निकाह के साथ ही अशीक की रुखसती होगी, आप अपने कमरे में जाएं। आफरीन बेगम ने मुस्कुराते हुए शाविर के सर पर बम फोड़ा। वो अशीक को स्पार नजरों से देखते हुए अपने कमरे में घुस गया था। अशीक ने सुख का सांस लिया था, वरना इस मासूम का तो दिल हलक में उछल पड़ा था इसे गुस्से में देख कर ही। आफरीन बेगम अशीक को इसके कमरे में ले गई थी। घर में मेहंदी और माइयों का फंक्शन था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। पूरे घर में आज रौनक थी। सब बेहद कीमती पीले जोड़ों में यहाँ वहाँ ठहरे थे। घर के मर्द हजरात ने वाइट कुर्ते पहन रखे थे। हेलो ब्रो, इसने भवें सुगेड़ी थी जब नजम, शान और दाइम इसके कमरे में घुसे थे बगैर इजाजत। वो बालों को जेल से बड़ी महारत से बिठा रहा था। हाय हाय, बड़ी तैयारियां हो रही हैं भाई, दाइम ने इसके सोफे पर बैठते हुए कहा, जिस पर वो ठंडे सांस लेकर रह गया। कम ऑन ब्रो, आज तो हंसले हमेशा ही आप साथ तबीयत रहते हैं, नजम ने खिलखिला कर कहा, मगर इसके चेहरे का एक मसल भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, सपाट का सपाट ही रहा। अच्छा भाई, आप बताएं आपका मूड कैसे ठीक होगा? हैंडसम तो आप बहुत लग रहे हैं इस वाइट कुर्ते में, लेकिन इस ऐसे सीरियस रहेंगे तो कैसे चलेगा? शान ने इसकी तरफ तारीफ के साथ शिकवा उछाला, मगर वो मसरूफियत से अपनी बाल ही बनाता रहा। वैसे मज़े की फैमिली है इनकी, कज़न सारे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा भाई, आपका मूड कैसे ठीक होगा बताएं? दाइम ने इसके पास खड़े होकर मिरर में देखकर कहा। इसने सुकून से इसे देखा, फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। तीनों ने इसे हैरत से देखा, जो वार्डरोब से एक हाकी निकाल चुका था। भाई, इतनी सी बात में नाराज होने वाली क्या बात है? नजम ने सोफे को फलांगते हुए कहा, जबकि शान उछला था हाकी देखकर। किससे पूछ कर आए तुम लोग मेरे कमरे में? हाँ, वो लबों पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए बोला, जबकि दाइम फीका सांसते हुए सबसे आगे दरवाजे की जानिब भागा था। भाई आइंदा नहीं आएंगे, शान ने दाइम के पीछे जाते हुए कहा। शाबीर ने स्पार्ट नजरों से नजम को देखा, जो मुस्कुराते हुए खिसक रहा था। इसे देखकर वो हा हा करता हुआ वहां से भाग निकला था। शाबीर ने मुस्कुराते हुए हाकी को साइड पर फेंका और मिरर में खुद को दुरुस्त किया। जब मरजान मुस्कुराता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था, मेरे साथ ये काम करने की सोचना भी मत, मैं नहीं डरता तुमसे। इसे पीछे मुड़ता देखकर मरजान मुस्कुराया, जिस पर वो भी मुस्कुराया। वीर सर का मेर सी हुआ था, कुछ गड़बड़ है, एकदम ही सब बंद हो गया। तुम्हें नहीं लगता कोई अनहोनी होने वाली है? शुभ, तुम सोचते हो मैंने अब तक कुछ नहीं किया? अंकल मुनव्वर पिछले 2 दिनों से इन लोगों के साथ कनेक्शन में है और मैंने इन्हें ट्रेस कर लिया, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। वो ज़रूर इनसे मिलने की कोशिश करेंगे और मैंने इन पर नज़र रखी है। इससे पहले वो कुछ करें, हम इन्हें कुछ करने के लायक ही नहीं छोड़ेंगे। जनरल से बात हो गई है, हमारा स्क्वाड रेडी है, किसी भी वक्त हमें निकलना पड़ सकते हैं। यू आर फाइन राइट? मरजान पहले तो हैरत से देखता रहा। इसने सब अकेले ही कर लिया था, फिर मुस्कुराया और इसकी फिस्ट पर धीरे से फिस्ट मारी। हरब कलाई पर वाच पहनते हुए थम गया। वो सर पर दुपट्टा पहनते हुए मिरर के सामने रुकी थी। नारंगी रंग के किनारे के काम वाली शलवार कमीज सूट में सर पर गोल्डन किनारे के काम वाला हैवी दुपट्टा लिए वो बेहद प्यारी लग रही थी। हरब के दिल ने एक बीट मिस की। जुनैरा ने कलाई में गजरे डालते हुए इसे देखा, जो व्हाइट कुर्ते में बेहद प्यारा लग रहा था। दोनों की नजरें एक पल के लिए एक दूसरे पर जम गई थी। जुनैरा ने सर को धीरे से झटकते हुए मिरर में खुद का अक्स देखा। हरब इख्तियारी तौर पर इसकी जानिब बढ़ा था। इसका अक्स अपने पीछे देखकर रुकी थी। इसकी घनी पलकों ने झरझरी ली।
माशाल्लाह यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। इसके लाइट मेकअप में सजे चेहरे पर नजरें जमाए वो मुस्कुराकर बोला था। जुनैरा के गाल सुर्ख पड़े थे, वो लब काटती हुई नजरें झुका गई थी। हरब ने पॉकेट से एक वाइट कलर की डब्बी निकाली थी और इसे खोला। इसमें एक बारीक और बेहद नफीस नेकलेस था जिस पर HZ लिखा था। मैं आई। जुनैरा ने मुस्कुराते हुए सर को हाँ मिलाया था। हरब ने इसके बालों को नरमी से एक साइड करते हुए इस नेकलेस को गले की जीनत बनाया। जुनैरा ने मुस्कुराते हुए इन लेटर्स को उंगलियों से ट्रेस किया। थैंक्स हरब, इट्स ब्यूटीफुल। मिरर में इसका अक्स देखकर वो मुस्कुराकर बोली। हरब के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। पीले हैवी लहंगे के दोनों हाथों से उठाए वो दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और दरवाजा खोला। आफरीन बेगम ने मुस्कुराकर इसे सर से पांव तक देखा। लंबे खुले बाल जो कमर से नीचे तक अबशार की तरह लहरा रहे थे। कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में नफीस बारीक सा नेकलेस पहने, कलाइयों में गोल्डन ब्राइडल बैंगल्स। वो कोई दुल्हन ही तो लग रही थी जिसकी आज मेहंदी थी। चेहरे पर लाइट गोल्डन मेकअप किया गया था। लबों पर लाइट पीच कलर की लिपस्टिक थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। आशिक ने लब बिंचे। वो शाबिर का सोच सोच कर परेशान थी। आज नहीं तो कल इसका सामना तो करना था। इसकी नाराजगी कैसे दूर करती, यही सोच सोच कर इसकी जान निकल रही थी। बेटा ये गजरे पहन लो और फिर चलो नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। जी मेरा, आशिक ने घबराते हुए पूछा। बेटे आपका भी तो माइयों और मेहंदी का फंक्शन होगा, आप भूल गई? जी। वो मुश्किल खुद को बेहोश होने से रोक पाई थी। शाह भी बाहर हैं? वो गजरे लेते हुए पूछने लगी। नहीं बच्चे, फंक्शन सेपरेटली रखा गया है, हमारा फंक्शन अलग है और इनका दूसरे पोर्शन में। आशिक ने सुख का सांस लिया और जल्दी से घर से गजरे पहनकर अफरीन बेगम के के साथ बाहर चली गई। अफरीन बेगम ने इसे निशाल के साथ ही बिठाया। इसने भी येलो हैवी लहंगा पहन रखा था, बहुत प्यारी लग रही थी। बालों को फ्रेंच स्टाइल बनाते हुए चेहरे पर लाइट मेकअप किया। ज़ारा जी आई। वो किचन से हल्दी की थाली लाई। अफरीन बेगम के बुलावे पर तेजी से बाहर आई। मरजान ने इसकी कलाई पकड़ते हुए इसे अपनी जानिब खींचा था। वो आंखें फैलाती हुई इसकी सीने से लगी जबकि मरजान ने गिरती हुई थाली को दूसरे हाथ से थामा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ज़ारा ने आंखें सुकेड़ी थी इसे देखकर। मैं अपनी बेगम को देखने आया था। इसके चेहरे से बालों की लीट पीछे हटाते हुए माना खेजी से बोला, जिस पर ज़ारा ने इसके सीने पर मुक्का मारा था। मुझे जाने दे भाई, रस्म शुरू करनी है। इसके हाथ में अपनी कलाई को घुमाकर छुड़ाते हुए मुंह फेर कर बोली। हाँ ऐसे तो नहीं जाऊंगा, जिसलिए आया हूँ वो तो करके जाऊंगा। ज़ारा ने कुछ बोलने के लिए लब आके वो जल्दी से हल्दी से हाथ रंगता हुआ इसके गाल पर लगा गया। ज़ारा ने आंखें फैलाई। वो इसकी दूसरी गाल को भी पीला कर चुका था। मर्ज, वो बोलते हुए रुकी जब इसने इसकी नाक की नोक पर भी उंगली से हल्दी का डॉट लगाया और खुलकर मुस्कुराया। मरजान मेरा मेकअप, वो सदमे से इसे देखकर दबे लीजिए में गराई, मगर वो मुस्कुराते हुए इसके हाथ में हल्दी की थाली थमाकर मासूमियत से वहां से निकल गया। ज़ारा दांत पीसती रह गई। ज़ारा, आफरीन बेगम ने इसका हल्दी से भरा चेहरा देखकर हैरत से इसे पुकारा, जिस पर वो शर्मिंदा होती हल्दी की थाली इनकी तरफ बढ़ाकर अपने कमरे की तरफ भाग गई थी। आफरीन बेगम सब समझते हुए बस मुस्कुरा दी थी। इनमें से सबसे आफरीन अच्छी है आंटियों में ना। मारिया उठो, सब मेहमान बाहर तुम्हारा पूछ रहे हैं, क्या जवाब दूंगी मैं इन्हें? जाएं और इन्हें कह दें मारिया मर गई है। वो सुर्ख आंखों से किसा बेगम को देखते हुए चीखी। बकवास बंद करो अपनी और तैयार होकर नीचे आओ। जो कुछ तुमने किया इसके बाद तुम्हें मनाने कोई नहीं आएगा, इसलिए खुद पर काबू रखो और जल्दी नीचे आओ। वार्डरोब से इसका ड्रेस निकालकर बेड पर फेंक कर किसा बेगम कमरे से निकल गई थी। तुम्हें मैं सुकून से नहीं जीने दूंगी। यशीक वो बेड से कपड़े उठाकर कड़वे लहजे में कहकर वॉशरूम में बंद हुई थी। आपके हाथ पर क्या लिखना है? मेहंदी लगाने वाली की बात सुनकर वो सोचों के समंदर से बाहर निकली थी और लब भींचकर इसने अपनी हनाई हाथों को देखा। शाफिल लिखना है। आपी, जाले ने मुस्कुराते हुए कहा। आशिक के गाल सुर्ख पड़े थे। आपी क्या जरूरी है ये? आशिक ने घबराते हुए नजरें झुकाकर कहा, जिस पर जाले ने हंसी रोकी। अरे बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हें क्या पता? लीजे ने इसके पास दराज होते हुए कहा। आशिक ने लब पीछे थे। अरे तुम कहाँ थी लड़की? ज़ारा को आते देखकर जाले ने पूछा, जिस पर वो सुर्ख पड़ी। अलीजे की हंसी छूटी। तुम कोई ज्यादा ही चंचल नहीं हो गई? ज़ारा ने अलीजे को कंधे पर चिप्त लगाकर कहा, जिस पर वो मुस्कुराई। इसमें क्या बुराई है भला? उल्टा मैं भी यही सोच रही हूँ, थोड़ा शरारती होने में कोई बुराई नहीं है। निशाल की बात पर जुनैरा ने आंखें घुमाई। तुम और शरारती मत होना, हम सबका खुदा ही हाफिज हो जाएगा। जुनैरा की बात पर सब हंसी थी। आशिक ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ देखा। इसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। वो संजीदगी से पिलर के साथ टेक लगाई इसे ही देख रहा था। आशिक ने खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए गड़बड़ाकर नजरें फेरी और सपाट नजरों से इसे देखते हुए वहां से हट गया था। आशिक ने कुछ पल बाद दोबारा वहां देखा, मगर वहां कोई नहीं था। ये है शाबिर की दुल्हन। मारिया अभी तैयार होकर नीचे आई थी। इसके कान में जैसे ही ये अल्फाज पड़े, इसके लबों से वो मसनूई मुस्कुराहट भी उड़ गई थी। वो नफरत भरी नजरों से आशिक को देखने लगी, जहां आफरीन बेगम आशिक को अपने दोस्तों से मिलवा रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। इनकी दोस्तें भी इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाई थी। मारिया मुंह का जाविया खराब करके काफी वाली से यूं घूरती रही। कहते हैं कि खुशियों को नजर भी जल्दी लगती है। मैं सोचती हूँ मेरी नजर तुम्हें कब लगेगी। वो इसे देखते हुए दिल में ही सोचकर जल बुन गई थी। ये मरजान भी ना मौके की तलाश में रहते हैं कि कब मुझे तंग करने का मंसूबा बनाए। वो लहंगा उठाए बुड़बुड़ाती हुई चल रही थी जब इसे अपने सामने देखकर रुकी और नाक सुखेड़ी। अब क्या चाहिए? आप मर्द हजरात में नहीं रह सकते दो पल?
वो सीने पर हाथ बांधती हुई चबा चबा कर बोली, जिस पर मुरजान मुस्कुराया। आप क्या करें ब्यूटीफुल, मेरा दिल ही नहीं लग रहा, तो पता है मेरा दिल क्या कर रहा है। उसके कान पर झुकता हुआ बोला। ज़ारा ने आईब्रो उठाए। आपको उठाकर कहीं भाग जाऊं। इसकी बात सुनकर ज़ारा लरस गई। क्यों, गुंडे हैं क्या आप अपनी बीवी को कौन अगवा करते हैं। वो गड़बड़ाते हुए झुमके को हाथ में लेते हुए बोली। मरजान के लबों पर मुतबस्सम बिखरा। वो पास पड़ी हुई मेहंदी की थाली से मेहंदी उठा चुका था और ज़ारा का हाथ थामा। नहीं, मेरे हाथ खराब नहीं करें। वो दोनों हाथ पीछे करती हुई नाक चढ़ाकर बोली। मरजान ने आसपास देखती हुई इसे उठाया था। ये क्या हरकत है, छोड़े, हमें कोई देख लेगा। वो शर्म से लाल टमाटर थी और इसे उठाया अपने रूम में लाया। इसे बेड पर बिठाते हुए इसके करीब बैठा और इसके हाथ को थामते हुए इस पर मेहंदी लगाने लगा। ज़ारा की आंखें हैरत से फैली जब इसने अपने हाथों को देखा। वो कितनी बारीक और नफासा से इसके हाथ पर मेहंदी लगा रहा था। मरजाना, आपको मेहंदी लगाना आता है, वो हैरानी से बोली, जिस पर वो मसरूफ सा मुस्कुराया। शाहवीर, जी दादा साईं। वो जो संजीदगी से मोबाइल पर ज़रूरी मेल चेक कर रहा था, शहनशाह साहब की आवाज़ पर सर उठाते हुए बोला। इनके साथ खड़े जनरल को देखकर वो खड़ा हुआ था और इन्हें सलाम किया था। पीछे सुहेल साहब भी आए थे। सुहेल साहब, जितना कुछ आपने हमारी टीम के लिए किया वो काबिल कबूल है, लेकिन जो कुछ शावीर ने किया, जनरल ने इसके कंधे पर फख्र से हाथ रखा। वो मुबहम सा मुस्कुराए थे। मैं बयान नहीं कर सकता। इतने सालों से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाला, वो इन गैंगस्टर के बीच रहा और मेरे लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की आने वाले खतरे से आगाह किया रखा। मेरा गरूर हो तुम शावीर। सुहेल साहब की आंखों में फख्र देखा था शावीर ने अपने लिए। और मरजान, माई बुआए, वो मरजान को गला लगाते हुए फराख दिली से बोले थे। सर, हमें अलर्ट रहना होगा। दे आर अप टू समथिंग बिगर दिस टाइम। डोंट वरी बॉय, तुम्हारी शादी है, मैं तुम्हें मसरूफ नहीं रखूंगा। हमारी इंटेलिजेंस टीम फिलहाल सब देख रही है, तुम सिर्फ अपनी शादी पर ध्यान दो। जनरल ने मुस्कुराकर इसे बावर कराया कि वाकई इसकी शादी है। वो तो गहरी मसरूफियात में ये भूल भी बैठा था। सुनहरा बच्चे, आप ये ले लो और रशीक को हल्दी लगा देना, ठीक है। ठीक से रो। हाँ हाँ, अलीज़ा अपनी शाल को लगा दोगी। जी ज़रूर, अलीज़ा ने हल्दी की थाली लेते हुए कहा और जुनैरा ने भी सर को हाँ में हिलाया था। अशीक ने लब भींजे थे। इसके पैरों पर भी मेहंदी लगी थी, हाथों पर भी। वो उठ नहीं पा रही थी। अरे रुको, जल्दी मत करो, मेहंदी को रहने दो, अभी कलर डार्क हो जाए, फिर हम रूम में चलकर इसे वाश कर लेंगे और आपको हल्दी लगा लेंगे। इससे चेहरे पर निखार आएगा और कल कन्फर्म भाई नजर नहीं हटा पाएंगे। जुनैरा ने मुस्कुराते हुए इसे देखकर कहा, जिस पर वो सुरख पड़ी। मुझे भी ऐसे डायलॉग्स मार दिया करो। निशाल ने मुंह फुलाए अलीज़े को कहा, जिस इसकी गाल खींचकर हंसी थी। अरे वाह ज़ारा भाभी, आपने कहा से मेहंदी लगवा ली। जाले ने इसे शौक नज़रों से देखकर कहा, जिस पर मुस्कुराई। मरजान ने लगाई। अलीज़े ने हंसते हुए निशाल को कंधा मारा, जिस पर वो कहका लगा गई। ज़ारा ब्लश करते हुए आफरीन बेगम के साथ वहां से निकल गई थी, वरना वो जानती थी इन लड़कियों ने इसे छेड़ना था। साले, ये बुक क्यों उठाकर बैठी हो। जुनैरा ने इसकी गोद में पड़ी किताब देखकर कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। प्यार पेपर है, मेरा फंक्शन मिस नहीं कर सकती और पेपर भी बहुत अहम, इसलिए दोनों एक साथ देख रही हूँ। बड़ी लाइक फाइक है, अलीज़ा ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर जाले ने मुंह बनाते हुए सर झटका था। मेहंदी वाश करके वो बेड पर दराज हुई थी। इसकी कमर में दर्द हो गया था बैठ बैठ कर। अब जाकर इसे सुकून आया था। इसने अपने हनाई हाथों को देखा, जिन पर मेहंदी का रंग ऐसे चढ़ा था कि सब देखते ही रह गए। वो अपने हाथों को देखकर धीमी से मुस्कुराई और इसके बारे में सोचने लगी। कैसे वो इसके करीब रहती थी, कितनी खुशियां थी जब वो साथ थे। कैसे वो इसके बगैर सोती तक नहीं थी। सोती हुई तो इसके सीने में सर छुपाकर, खुद को बेहद महफूज समझकर। आंसू का एक मोती इसकी आंखों से टूटा और कुशन में जज़ब हुआ। हमने जल्दबाजी की शेरी, हमें आपकी बात सुननी चाहिए थी। हमने आप पर गोली चलाई, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। और आपने हमें कुछ भी नहीं किया कहा। वो गाल पर बहते हुए नमकीन पानी की बूंदे कलाई से साफ करते हुए मध्यम लहजे में खुद से हम कलाम हुई। वो रोते हुए वो पल याद करने लगी जब इसने इस पर गोली चलाई थी। वो अपना जख्म भूलकर किस तरह इसकी तरफ बढ़ा था, किस तरह इसने इसके गिरते वजूद को संभाला था, किस तरह वो इसे सीने में भींच कर रोया था। क्योंकि बीच वो सोचती हुई करब के आखिरी आयाम पर पहुंची थी। इसकी सांसें उखड़ी थी रोते हुए। जुनैरा जो इसके कमरे की तरफ बढ़ रही थी, हरब को बुलाने पर रुकी थी। क्या हुआ, जुनैरा ने इसे देखते हुए पूछा, जो खासा परेशान लग रहा था। कुछ देखा ना था आपको, वो जल्दी से बोला। जुनैरा ने भवें उठाकर इसे देखा, फिर इसके साथ चलती थी। हरम ने जाते हुए पीछे मुड़कर मुस्कुराकर इसे देखा तो जो स्पार नजरों से इसे देखते हुए इसके कमरे में दाखिल हुआ था। वो कुशन मुंह में छुपाए मुसलसल रो रही थी। इसे ढेरों शर्मिंदगी ने आन घेरा था। वो कैसे इसकी जान लेने की कोशिश कर सकती थी। वो कितना प्यार करता था इसे। आई एम सॉरी शीरी, वो कुशन मुंह में छुपाए रोते हुए बोली। वो अपनी जगह पर रुका था इसे रोता देखकर। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे शीरी, हमें माफ़ कर दे। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे आप पर गोली चलाने के बारे में। वो हिचकियों के बीच रोते हुए बोली थी। इसे रोते देखकर इसके दिल की धड़कन मध्यम पड़ी थी, जबकि इसके इज़हार मोहब्बत वो मुबहम सा मुस्कुराया था। इसके लंबे बाल इसकी कमर पर बिखरे हुए थे। इसका दुपट्टा सोफे पर था। वो मुंह के बल लेटी कुशन में मुंह छुपाए मुसलसल रोने का शुगल फरमा रही थी।
वो संजीदगी से इसकी जानिब बढ़ते हुए इसे बाजू से मजबूती से पकड़कर उठाते हुए अपने सीने से लगा चुका था। वो संजीदगी से इसकी जानिब बढ़ते हुए इसे बाजू से मजबूती से पकड़कर उठाते हुए अपने सीने से लगा चुका था। खुश्क होंठों पर ज़बान फेरती वो दुपट्टे के बलों में कुछ छुपाए किचन में दाखिल हुई थी। सामने खड़ी ज़ाले को देखकर वो ठटकी थी। ज़ाले बुक हाथ में पकड़े किचन के चक्कर लगा रही थी और पढ़ भी रही थी। इसे भी यही जगह मिली थी पढ़ने के लिए। मारिया ज़ेरे लाब बुड़बुड़ाती हुई पीछे पलटी थी और 1 मिनट के लिए रुकी। इसके ज़हन में अपने आप ही एक तरकीब तैयार हो गई थी, जिस पर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। तुम्हें चाची जान ने बुलाया। वो इसके सामने रुकी थी, सीने पर हाथ बांधती बोली। ज़ाले ने मसरूफ सी नज़र इस पर डाली। अब तक इसकी अकड़ जो कम नहीं हुई थी। वो मुझे क्यों बुलाएंगी? ज़ाले ने आईब्रो उठाते हुए सवालिया लहजे में पूछा। मुझे क्या पता, कशमाला चाची ने जिन लोगों के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करवाया था, आज इनको चाची जान के साथ बात करते देखा था। मैंने शायद तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। आंखें घुमाकर किचन का जायजा लेते हुए मारिया ने उजलत से कहा। ज़ाले के चेहरे पर परेशानी के असरात थे। वो बुक पर गिरफ्त मजबूत करती हुई आफरीन बेगम के कमरे की जानिब तेज कदमों से बढ़ी थी। मारिया ने दुपट्टे के पल्लू से एक सफेद रंग की शीशी निकाली थी और फूलों से सजी हल्दी की थाली में मिलाई थी। शीशी से एक कतरा इसकी उंगली पर गिरा था। वो आह भरकर हाथ पीछे खींच गई थी। इसकी उंगली पर सुर्ख रंग का छाला निकला था। वो हाथ को दर्द से हिलाती हुई काफी देर बर्दाश्त करती रही, फिर चम्मच उठाया और इसे हल्दी में इससे एसिड को मिक्स किया और फौरन वहां से भाग गई थी। कुछ देर बाद ही वो हल्दी की थाली लिए जुनैरा इश्क के कमरे की तरफ बढ़ी थी। इसकी हैरत की इंतहा न रही जब इसने अपने कमजोर बाजू को इसकी मजबूत पुश्त पर रखकर इसके सीने में सर छुपाया था। वो सोच रहा था वो डर जाएगी इसकी यूं अचानक आने पर, मगर वो तो अंदर ही अंदर टूट रही थी। इसकी इस वक्त बेहद ज़रूरत थी इसकी, और वो सही वक्त पर आया था। हमें माफ़ कर दें। शाह इसके वाइट कुर्ते से नाक रगड़ते हुए मासूमियत से चूर लीजिए मैं बोली। वो बेसाख्ता मुस्कुराए थे इसकी इस हरकत पर। हमें माफ़ कर देंगे ना? वो इसके कुर्ते को दोनों मुट्ठियों में पकड़ती रुंधी नजरों से इसे देखते हुए बोली। नहीं। वो सपाट लहजे में बोला। शीख ने रोते हुए पलकें झपकी थी, लब काटती हुई वो पीछे हटी थी इसे, और फिर शर्म से इसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। जब इसकी नजर सोफे पर पड़े अपने दुपट्टे पर पड़ी थी। शाहवीर ने सपाट नजरों से इसे कांपते हुए देखा था और सोफे से दुपट्टा उठाकर अशीक के लरजते कंधों पर डाला था। अशीक की घनी पलकों ने लर्जिश की थी। वो दुपट्टा दुरुस्त करके नजरें झुका गई थी। आप हमें माफ़ नहीं करेंगे? नजरें झुकाई उंगलियां चटखाती हुई बोली। जो कुछ आपने किया है, क्या वो माफ़ी के काबिल है? वो सपाट लहजे में बोला। आशिक ने लब काटे। इसकी आंखें फिर से नमकीन पानी बरसाने में मसरूफ हुई। लेकिन हमें माफ़ी चाहिए। वो डबडबाई नजरों से इसे देखते हुए मासूमियत से बोली। शाबिर के दिल ने एक बीट मिस की, यानी वो माफ़ी भी मांग रही थी और इसे आर्डर भी कर रही थी कि इसे माफ़ी दे दी जाए। आपने जो किया इसकी सज़ा आपको मिलेगी। वो सर्द लहजे में बोला। आशिक का दिल उछल कर हलक में का कैसी सज़ा? वो सहमे हुए लहजे में पूछने लगी। ये आपको कल पता चलेगा। वो संजीदगी से कहते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ी। आशिक तो सहम ही गई थी इसकी धमकी पर। वो संजीदगी से चलता हुआ अपने पोर्शन की तरफ जा रहा था जब इसकी समात में सिसकियों की आवाज़ पड़ी थी। बेइख्तियार इसके कदम रुक गए थे। इसने दरवाजे को सर्द नजरों से देखा और फिर लंबा सांस लेते हुए अंदर दाखिल हो गया। वो घुटनों में सर दिए रो रही थी। इसे आसपास का होश नहीं थे। वो बस रोई जा रही थी। जब इसे पास किसी का एहसास हुआ, इसने सर उठाया था। वो इसके करीब नीचे घुटने टिकाए बैठा था, इसकी नम सुर्ख आंखें देखकर। भाई। वो इसे नम आंखों से देखते हुए बोली, जबकि लफ्ज़ भाई पर वो मुबहम सा मुस्कुराया था। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं भाई, बस वैसे ही। वो जल्दी से आंसू साफ करके मुस्कुराई थी, मगर वो इसे रोते देख चुका था, इसलिए इसकी हरकत ने इसे संजीदा किया हुआ। क्या हुआ है बताएं मुझे? इसके साथ उठते हुए संजीदगी से पूछने लगा, जिस पर ज़ाले ने नजरें झुकाई। भाई, छोटी अम्मी ने अपनी फ्रेंड के बेटे से मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया था, मुझसे पूछे बगैर, यहाँ तक कि किसी को भी पता नहीं था। आज वो लोग आए और वो चाहते हैं जल्दी से शादी हो जाए। वो नजरें झुकाई ही बोल रही थी, क्योंकि जब से वो आया था एक बार भी इन्हें बात करने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वो जरा सहमी हुई भी थी। क्योंकि वो इसका बड़ा भाई था, इसलिए भी डर रही थी। आप क्या चाहती हैं? वो पॉकेट में हाथ डालते हुए संजीदगी से बोला, मुझे पेपर देना है और जॉब करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। वो नजरें झुकाए डरे हुए लहजे में उंगलियां उलझाए बोली, और वो संजीदगी से बोला, और वो लोग चाहते हैं मैं शादी के बाद पढ़ाई जारी ना रखूँ, ना ही जॉब करूँ। वो हिचकी लेते हुए गिड़बड़ा कर बोली। वो दिल की बात किसी से नहीं कर पा रही थी। मरजान इसे टाइम नहीं देता था। आफरीन बेगम थी ही इतनी अच्छी कि वो इन्हें ना नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे ख़ानदान का रिश्ता था और शहनशाह साहब के जानने वाले थे। आप पढ़ाई करें और पेपर देने की तैयारी करें, कोई आपको नहीं रोक रहा। ज़ाले की आंखों में चमक उभरी। इन्हें बुरा लगेगा अगर मैं पढ़ाई जारी रखूंगी। वो इसे देखते हुए उदास होकर बोली, फिर इन्हें जाने दें, वो बहुत अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। अपना ख्वाब पूरा करें, और ये मेरा वादा है, आपको कोई नहीं रोकेगा। ज़ाले ने मुस्कुराते हुए इसे गले लगाया था। मुस्कुराते हुए इसके बाल सहला गया था। आप वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं, ज़ाले ने खुशी से चह कर कहा। ओके नाउ बूस्ट यूर मूड और पेपर की तैयारी करें। इसकी आंखों से आंसू साफ करते हुए इसने मुस्कुरा कर कहा। ज़ाले ने सर हाँ में हिलाया था मुस्कुरा कर। थैंक यू सो मच भाई। वो मुबहम सा मुस्कुराते हुए इसके कमरे से वॉकआउट कर गया था। वो खुशी से झूमकर बुक उठाते हुए पढ़ने बैठी थी। सॉरी, आई एम सो सॉरी। जुनैरा जो जल्दी में अशीक के कमरे की तरफ बढ़ी थी, इसे टकराई थी। नतीजे में कुछ हल्दी इसके हाथ पर गिरी थी। जल्दी से बोली थी। वो इट्स ओके कहकर पॉकेट से रुमाल निकाल कर आगे बढ़ गया था।
पोर्शन में पहुंचकर इससे पहले वो हल्दी साफ करते इसे हाथ पर जलन महसूस हुई। इसने सपाट नजरों से अपने हाथ को देखा था जिस पर सुर्ख छाले पड़ रहे थे और बेहद जलन हो रही थी। इसने सपाट नजरों से हाथ को देखा और फिर तेज कदमों के साथ अपने पोर्शन से इसकी कमरे की तरफ भागा था। जुनैरा ने हाथ हल्दी इसके चेहरे के पास ही की थी जब वो एक झटके के साथ वो थाली दूर उछाल चुका था। अशीक ने थाली गिरने की आवाज़ पर आंखें मीची थी। जुनैरा ने खौफ से आंखें फैलाकर इसे देखा। क्या मिलाया था इस हल्दी में? आर यू ब्लाइंड? ख्याल नहीं रख सकती तुम? वो जुनैरा पर कराया था। जुनैरा ने फर्श पर गिरी हल्दी देखी और जब इसकी नज़र इसके हाथ पर पड़ी इसने बेख्तियार लबों पर हाथ रखा था। अशीक ने इसका हाथ थामते हुए देखा जिस पर सुर्ख छाले पड़ रहे थे। ये कैसे हुआ शाह? अशीक ने सहमे हुए लहजे में पूछा था जब वो तो जुनैरा को खा जाने के दम पर था। आई डोंट नो भाई, ये तो अम्मी ने बनाई थी और ज़ारा भाभी ने। जुनैरा ने इसकी सुर्ख होती आंखों को देख के डरते हुए बताया। मैं बुला कर आती हूँ अम्मी को। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली थी और अफरीन बेगम कमरे की तरफ भागी थी। शीरी इसके खूबसूरत हाथ को हाथ में लेते हुए भराई हुई आवाज़ में बोली जबकि इसकी आंखों में अपने लिए इतनी परवाह देकर इसका रूम सरशार हुआ था। हम हम आइस लेकर आते हैं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब इसने संजीदगी से इसकी कलाई पकड़ते हुए इसे अपने करीब किया तो कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट डोंट वरी एंजल। लफ्ज़ एंजल पर इसकी आंखें आंसू से भरी थी। वो इसे पहले इसी नाम से पुकारा करता था यानी इसने इसे माफ़ कर दिया। शीरी जस्ट टेक केयर ओके, सिर्फ आज रात तक। कल मेरी एंजल मेरे पास होगी। इसके गाल को अंगूठे से नरमी से सहलाते हुए इसकी पेशानी पर लब रखकर संजीदगी से कहकर कमरे से बाहर निकला था। अशीक ने लब भींच कर इसे जाते देखा था और एक नज़र नीचे गिरी हल्दी की थाली पर डाली थी। कमरे की लाइट अचानक जाने पर वो हकला कर उठी थी। व्हाट नॉनसेंस, अब ये लाइट को क्या हुआ? इस घर में कब क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। ब्लडी हेल। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई बेड से नीचे उतरी और दरवाजे की तरफ बढ़ी थी जब किसी ने इसके मुंह पर मजबूत हाथ रखकर बेहद सख्ती से इसे एक जानिब खींचा था। वो आंखें फैलाए खौफ से मुंह में बुड़बुड़ाई थी इसकी वहशत से भरपूर नीली आंखें देखकर। आई वॉन्ट यू, डिस्पाइट दिस यू डिड नॉट स्टॉप योर वाइल्ड एक्शंस। इसकी चेहरे को अपने हाथ में जकड़ते हुए वो खूंखार लहजे में बोला। मारिया का दिल हलक में आया था। मम मैंने क्या किया? अब वो कांपते हुए बोली। तुम अच्छे से जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी गर्दन दबोच कर वो वहशत भरे लहजे में बोला। मुझसे गलती हो गई, मैं वादा करती हूँ अब ऐसा नहीं करूँगी। मैं सच कुछ नहीं करूँगी। वो खौफ से इसका वजूद कांप रहा था। वो अच्छे से जानती थी अब वो इसे छोड़ने वाला नहीं था। वो दूसरा हाथ बढ़ाकर इसका हाथ जकड़ते हुए इसमें वही हल्दी रख चुका था। लगाओ इसे अपने चेहरे पर अभी। मारिया के होश उड़े थे इसका हुक्म सुनकर। प्लीज नो शावीर, आई प्रॉमिस। मैंने कहा लगाओ इस। वो दबे लहजे में गराए और अगर तुम्हारी आवाज़ इस कमरे से बाहर गई आई स्वेयर मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। मारिया ने डरते हुए हल्दी की थाली में दोनों हाथ डाले थे। वो रोते हुए हाथ पीछे हटाकर चीखती चली गई। इससे पहले वो वॉशरूम की तरफ हाथ धोने के लिए बढ़ती इसने सख्ती से इसका बाजू पकड़कर इसे पीछे गए थे। बाजू पर सख्त गिरफ्त के दर्द और हाथों पर सख्त जलन की वजह से इसकी आंखों से आंसू जारी हुए थे मगर इसी पर तरस नहीं आया था। इसके हाथों पर साफ छाले पड़ गए थे। अगर मेरी यशीक की जाने बुरी नज़र से देखने की कोशिश भी की इसकी आंखों में देखता वो लफ्ज़ चबाते हुए बोला। मारिया ने रोते हुए इसकी वहशत से भरी आंखें देखी। आई विल गिव यू सच अ terrible punishment, you will remember it for the rest of your life। इसके जाते ही वो चीखती हुई वॉशरूम की तरफ भागी थी। वो अपने हाथों को ठंडा पानी से धोया मगर इसके दोनों हाथों पर सुर्ख रंग के छाले हो चुके थे। जलन से इसकी जान जा रही थी। वो रोते हुए किसाबे गंग कमरे की तरफ भागी थी। मम्मा दरवाज़ा खोले मम्मा। वो दरवाज़ा पीटते हुए चीखी क्योंकि इसके हाथ में छाले थी जिस वजह से इसे बेहद दर्द हुआ था। किसाब बेगम ने दरवाज़ा खोला। वो रोते हुए इनको गले लगाई गई। जब किसाब बेगम ने इसके हाथों को देखा तो इनकी आंखों में आंसू आए थे। मम्मा बहुत जल रहा है, कुछ करें। किसाब बेगम इसे बेड पर बिठाते हुए किचन से बर्फ लेने के लिए चली गई थी। वो रोते हुए बस हाथों पर फूंके मारती रह गई थी। बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? आफरीन बेगम को जब से पता चला वो तो बहुत परेशान हो गई। तब से तीसरी बार वो शीख से पूछ रही थी। शीख को तो इसके हाथ की टेंशन खा रही थी। किस तरह वो इसके पास आया था बगैर अपने हाथ की परवाह किए। वो इसका दर्द महसूस कर पा रही थी। इसने अपने मेहंदी लगे हाथों को देखा था। कितना गहरा रंग हुआ था इसके हाथों पर। वो तो इसकी हर एक बात पर दीवानी हुई बैठी थी। वो बस जल्द अज जल्द अपने श्री के पास वापस जाना चाहती थी। इसे बताना चाहती थी वो इसे कितना प्यार करती है। मिरर के सामने कानों से झुमके उतारते हुए मुस्कुराई थी। वो सिंपल ड्रेस में वॉशरूम से बाहर निकला था। इसे मुस्कुराते देखकर वो रुका। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ देर पहले आप इतने अच्छे लग रहे थे और अब। जुनैरा ने हंसी दबाई। हरब का मूड खराब हुआ था। मैंने आपसे कहा कि आप मेकअप में कितनी अच्छी लग रही थी और अब देखें क्या कहा आपने। जुनैरा ने इसे तीखी नजरों से देखकर पूछा। ये क्या अब भी प्यारी लग रही है? जुनैरा ने मुस्कुराकर इसे देखा। वो 1 मिनट में अपनी बात कहकर पलटा था। बड़ी चालाक था वो भी। आप भी बुरे नहीं लग रहे, मैंने वैसे ही कहा था। जुनैरा ने मुस्कुराते हुए कहा जिस पर हरब ने आईब्रो उचकाए थे। हरब जी। जुनैरा ने होंठ पर हाथ रखकर मुस्कुराहट का गला घूंटा था। क्या हुआ? हरब ने मासूमियत से पूछा। आपने जी ऐसे कहा जैसे कोई वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है। जुनैरा ने हंसते हुए मुंह पर हाथ रखा था जबकि हरब ने नाक चढ़ाया था इसे देखकर। आखिरकार वो इंतजार की घड़ी आ पहुंची थी। काज़मी मेंशन आज सुर्ख गुलाबों के फूलों से महक उठा था। आज निशाल और नजम का निकाह था और अशीक की रुखसती ठीक निकाह के बाद रखी गई थी। अशीक ही चाहती थी कि इनका निकाह रुखसती से पहले हो।
क्योंकि ये इनके लिए ख़ास दिन था और वो चाहती थी इसकी वजह से इनके ख़ास दिन में कोई कसर ना रह जाए। ज़ाले से हैवी डार्क रेड लहंगे जिस पर गोल्डन नगीने जड़े हुए थे दे कर गई थी। वो इसे घूरने में मसरूफ़ थी क्योंकि वो बेचारी इतना हैवी लहंगा नहीं पहन सकती थी और साथ में मैचिंग डायमंड ज्वेलरी को देखकर तो इसकी इसकी जन ही नहीं कर रही थी, इसकी जान ही नहीं कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो सीधा होकर बैठी थी कि साहब बेगम को देखकर वो चूंकी थी। वो हाथ में खाने की ट्रेली के अंदर दाखिल हुई थी। बेटे आपने खाना नहीं खाया, चलो खाना खा लो, फिर दिन में वक्त नहीं मिलेगा, सब अपने अपने काम में मसरूफ होंगे, कुछ खा लो। इसके सामने नाश्ते की ट्रे रखते हुए शरीर लहजे में बोली। यशीक ने खाने की ट्रे को देखते हुए कि साहब बेगम को देखा जो इसके लहंगे को देख रही थी। अरे वाह बहुत प्यारा लहंगा, ये तो निशाल के लहंगे से भी ज्यादा प्यारा है। शाबिर ने पसंद किया था। छोटी अम्मी की साहब बेगम ने इसकी अम्मी कहने पर मुट्ठी भींच कर जब्त किया। वो कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। अशीक ने अम्मी कही चलो तुम खाना तो खा लो, भूखे पेट कैसे रहोगी। अशीक ने थोड़ा सा नाश्ता किया था बस। जब आगा साहब दरवाजे पर नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुए थे कि साहब बेगम को वहां देखकर वो चूके थे। परेशान होने की जरूरत नहीं आगा, मैं अपनी बेटी के पास आई थी, आज इसकी रुखसती है, मैं चाहती हूँ इसके दिल में कोई बात न रह जाए, मैं इसे माँ बनकर रुखसत करना चाहती हूँ। आगा साहब की खुशी की इंतहा नहीं रही थी। वो समझ रहे थे शायद ही कि साहब बेगम ने अशीक को अपना लिया हो, मगर इसके ज़हन में क्या चल रहा है ये वही जानते थे। अभी मुझे भूख लगी है, क्या इन्हें यार अभी थोड़ी देर पहले तो तुझे खाना खिलाया था। अलीज़ा ने दुल्हन बनी निशाल को तीखी नज़रों से देखकर हैरत से कहा मुझे तो भूख लगती है, अब क्या करूं। निशाल ने मासूमियत से कहा, जिस पर अलीज़ा ने माथा पीटा। देख निशाल, आज तो अपनी बहन की बेइज्जती नहीं करवाएगी, भूख पर कंट्रोल कर, थोड़ी देर में काजी साहब आ जाएंगे, निकाह का वक्त होने वाला है। हाय मैं मारी ना जाऊं भूख से, निशाल ने मिनमिना कर कहा। लग तो बहुत प्यारी रही थी, रेड लहंगे में, डार्क मेकअप में, हैवी ज्वेलरी में, मगर इसका बचपना नहीं गया था दुल्हन बनकर, इस नजम के बजाय खाने की पड़ी हुई थी। अलीज़ा बेटा चलो, निशाल को लेकर काजी साहब आ गए। निशाल आफरीन बेगम को देखकर सारी भूख भूल गई थी। आफरीन बेगम के हमरा जुनैरा भी थी। निशाल को लेकर वो बाहर स्टेज पर आई थी। स्टेज के बीचों बीच सफेद पर्दा लगाया गया था जिसकी दूसरी तरफ नजम बैठा था। इसने बादामी रंग का कुर्ता पहना था जो इस पर बहुत जच रहा था। निशाल इसे देखकर मुस्कुराहट भाप गई थी। आज तक इसने बस इसकी इंसल्ट की थी, वही बेचारा इसे मनाता रहता था। इन्हें क्या पता था वो एक रिश्ते में जुड़ जाएंगे। नजम ने इसका खूबसूरत चेहरा देखा, वो कोई परी महसूस हो रही थी। सुर्ख लहंगे में सब शहनशाह साहब का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो आए थे निकाह शुरू हुआ था। निशाल बिनते सुहेल अहमद, आपका निकाह नजम अहमद वल्द मुनव्वर अहमद से सिक्कर आइजुल वक्त 10 लाख हक महर तय किया गया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है। निशाल का दिल तेजी से धड़का था। वो छोटी सी शरारत सी लड़की अब इतनी बड़ी हो गई थी कि इसका निकाह हो रहा था। कबूल है। क्या ये निशाल सुहेल की बेटी मुनव्वर की नहीं थी। वो तीसरी बार कहकर नजरें झुका गई थी। अलीज़ा ने सुख का सांस लिया। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी निशाल कोई गड़बड़ ना करे। नजम अहमद वल्द मुनव्वर अहमद, कि आपको निशाल बिनते सुहेल अहमद अपने निकाह में कबूल है। कबूल है। निशाल के लबों पर तबस्सुम बिखरा था इसका मुस्कुराहट में दिया गया जवाब सुनकर। दोनों ने निकाहनामे पर दस्तखत किए थे। सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी। भाभी जी साले कमरे में दाखिल होते हुए इसे छेड़ने की घर से आई थी, मगर इस हुस्न की परी को देखकर वो मबहूत रह गई थी। यकीनन शाबिर ने इसके लिए परफेक्ट लहंगा पसंद किए थे। इसके अलावा वाइट डायमंड ज्वेलरी ने इसके हुस्न को 4 चांद लगा दिए थे। ब्यूटी ने अपना कमाल दिखाया। वो आम से हुलिये में भी इस हुस्न के मकरूर शहजादे का दिल धड़काने का हुनर रखती थी, मगर आज तो इसके दिल पर बिजलियां गिरने वाली थी। वो बेड पर बैठी उंगलियां चटका रही थी घबराहट के मारे। जाले आप ही ये उतार दें, वो नथ की तरफ इशारा करते हुए मासूमियत से बोली। अरे पगली यही तो बहुत प्यारी लग रही, रहने दो इसे। नथ को दुरुस्त करती हुई इसे समझाने लगी। ये चीख ने ठंडी आप भरी थी। बेटा तैयार हो ना आप। आफरीन बेगम कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोली थी। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेचारी को वो एडवांस में जो धमकी देकर गया था कि आज इसे सजा मिलेगी। जी, वो घबराते हुए बोली। जाले और जारा ने इसे उठने में मदद की थी। इसका लहंगा था ही इतना भारी, ऊपर से जितने नगीने इस पर जड़ दिए गए थे वो बेचारी चलने से आरी हो गई थी। सर पर सुर्ख चुनरी वाला दुपट्टा भी बहुत भारी था। आगा साहब ने इसके सर पर हाथ रखते हुए इसे दुआएं दी थी। वो इसे लेकर वो बाहर आए थे। अशीक का दिल धड़कना भूल गया था। मरजान के साथ वो स्टेज पर बैठा कोई बात कर रहा था। जब इसकी नज़र इस सरापा क़यामत पर पड़ी थी, दोनों नज़रों का तकरार हुआ था। वो इस हुस्न यूसुफ को देखती रह गई थी। कितना हसीन था वो, मगर आज तो इसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस था। बालों को जेल से मखसूस अंदाज में बिठाया गया था। वो इसे देखता रह गया था। मरजान ने धीरे से गला खंखार कर साफ किया था। शाबिर ने लब बीचते हुए नजरों का जाविया बदला था, मगर अशीक इससे नजरें नहीं हटा पाई थी। आगा साहब इसे स्टेज तक लाए थे। वो सहमी हुई इसके करीब सोफे पर बैठी थी और जाले और जारा ने फोटोज बनाना शुरू किया था। मीडिया को इसने सिक्योरिटी से कहकर गेट पर ही रोका था। वो नहीं चाहता था कोई भी इसके अशीक को देखे, इसलिए इसने फोटोग्राफर्स तक को नहीं आने दिया था। अशीक ठंडा हाथ इसने अपने अशीक का ठंडा हाथ इसने अपने मजबूत हाथ में लेते हुए इसके हाथ को अंगूठी से सहलाया था। अशीक की घनी पलकों ने झरझरी ली थी इसके हाथ के गर्म लम्स पर। इसके अलावा जब वो इस
वो जब से इसके करीब बैठी थी इसके कलोन की महक इससे अपने शहर में जकड़ रही थी। चलो उठो, बंद करो अपने ड्रामे। आप किसाब बेगम ने इसे बाजू से पकड़ते हुए उठाया। वो सदमे से सुर्ख चेहरा लिए किसाब बेगम को देखकर बाजू झटक गई थी। बेवकूफ, उठो उठो, मैंने कहा ना सब ठीक होगा। चलो मेरे साथ बाहर, वरना तुम्हारे बाबा खुद आ जाएंगे यहाँ। आई डोंट केयर, मैं इस अशीक को अपने शावीर के साथ नहीं देख सकती। जाए यहाँ से अभी। वो चीखी। किसाब बेगम ने तंग नजरों से इसे देखा और जबरदस्ती इसका बाजू पकड़कर इसे नीचे से उठाया। मैंने कहा ना वक्त दो मुझे, जो तुम चाहती हो वही होगा। उठो और चेहरा साफ करके बाहर चलो। वो टिश्यू से आंसू साफ करती हुई जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर सजाए बाहर निकल गई। किसाब बेगम के साथ घबराहट के साथ वो कमरे को देख रही थी। कमरे में गुलाब की पत्तियों की डेकोरेशन की गई थी। सामने टेबल पर फूलों की पत्तियों की डेकोरेशन के साथ कैंडल जल रही थी। जालिस का लहंगा बेड पर बिठाने के बाद दुरुस्त कर रही थी। आप मेरे पास ही रुकना, मुझे डर लग रहा है। उसे जाते देखकर जल्दी से इसका हाथ पकड़ते बोली। जाले ने हैरानी से इसे देखा था। क्यों भाभी, मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगी यार, वो मुझे डर लग रहा है। उंगलियां चटखाते हुए घबरा कर बोली। भाई से? जाले के सवाल ने इसके दिल की धड़कन तेज की थी। वो घबराहट से दरवाजे को देखने लगी। भाभी मुझे जाने दे यार, जाले ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। अशीक ने इसके हाथ को मजबूती से पकड़ा था। अरे भाभी, ये आपके हाथ क्यों ठंडे पड़ रहे हैं, क्या हुआ है? जाले ने इसके ठंडे हाथ दबाए थे। वो बेचारी तो परेशान ही होगी, तो वो हमें सजा देंगे। अशीक ने भरपूर मासूमियत से कहा। क्यों सजा देंगे आपको भाई? जाले ने मुंह खोले पूछा। हमने इनको गोली मारी थी। हाँ 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 क्या? जाले ने हंसते हुए इसकी बात को हवा में उड़ाया था। हम सच कह रहे हैं। अशीक ने इसे यकीन दिलाना चाहा मगर वो हंसती चली गई। भाभी आप बैठो, भाई आते ही होंगे। इन्होंने मुझे जहाँ देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। वो जल्दी से उठकर कमरे से भाग गई थी। अशीक को ठंडे पसीने छूट रहे थे। मरजान वो जाते जाते रुका। इसने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट चिपका कर इसकी तरफ देखा था। क्या हुआ है? सपाट नजरों से इसे देखकर बोला। कुछ भी नहीं, तुम जाओ ना। वो उसके कंधे पर थपकी देता हुआ मुस्कुराया। मैं देख रहा हूँ कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ क्या हुआ है? मरजान ने संजीदगी से इसे देखा, जो इसे देखकर ही समझ गया था कि बिगाड़ बाड़े, मगर मरजान इसे बताकर इसका खास दिन बिगाड़ना नहीं चाहता था। रिचर्ड भाग गया है हमारी कस्टडी से। इसकी पेशानी पर बल पड़े थे। लेकिन तुम परेशान ना हो जाओ तुम, हमें लोकेशन मिल गई है, जल्दी वो हमारी कस्टडी में होगा। मैं कहीं नहीं जा रहा। उस पार लीजिए में बोला। मरजान इसे बेबस नजरों से देखा था, जो इसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया था। हम हैंडल कर लेंगे, जाओ शाह। मैं जानता हूँ तुम हैंडल कर लोगे, लेकिन मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता इन लोगों में। वो सपाट लीजिए में कहकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। मरजान मुस्कुराया था और इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठा था। वो गाड़ी तेज रफ्तारी में इसके बताते हुए एड्रेस की तरफ मोड़ चुका था। वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में दाखिल हुआ था, मगर इसे देखकर वो चूंकि वो बड़े सुकून से सामने पड़े लार्ज साइज पिज्जा के साथ इंसाफ कर रही थी। इसे देखकर वो बड़ा बाइट लेते लेते रह गई थी। आंखें शर्मिंदगी से फैली। भूखड़ लड़की, आए तो कम खाओ। वो इसे बिला झिझक खाता देखकर फट पड़ा। तुम्हें किसी ने रोका है क्या? आओ तुम भी खाओ। भरे हुए मुंह के साथ बमुश्किल बोल पाई थी। नजम ने सर दाब भरी थी और दोबारा इसकी तरफ देखा, जो बेशर्मों की तरह खा रही थी। मैं श्योर हूँ तुम्हारा शादी के पहले दिन तुम क्या कर रही हो ये? नजम ने तब पर कहा, जिस पर वो मुंह बसोर गई। खाना खा रही हूँ। क्या तकलीफ है? मेरे खाने से तुम्हें नहीं हो रहा ना? तुम्हारा खर्चा मेरी बहन ने लेकर दिया है, मैं तो पूरा खाऊंगी। यहाँ से उठ जाओ, मुझे सोना है, थक गया हूँ मैं। नजम ने इसे सोफे की राह दिखाई। क्यों उठूं? ये मेरा भी बेड है। तुम्हें ज्यादा नींद आ रही? जाकर सोफे पर सो जाओ, मैं ये खाकर ही उठूंगी। वो दूसरा पीस उठाते हुए बाइट लेकर बोली। नजम का दिल किया अपना सर दीवार में मार दे। वो तन फन करते हुए वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुसा था। निशान ने इसे देखते हुए पिज्जे का बड़ा बाइट लिया था। पिस्टल को पुश से लगाए वो बाकी टीम के साथ एक पुरानी फैक्ट्री पहुंचे थे, जहां रिचर्ड को इसकी टीम ने छुपाया था। काफी रिसर्च के बाद इन्हें इस लोकेशन का पता चला था। जहां वीर और मरजान आगे चल रहे थे और बाकी फोर्स इनके पीछे गन्स सामने चल रही थी। वीर ने रुकने का इशारा करते हुए एक कदम आगे बढ़ाकर फायर किया था। पिस्टल पर सप्रेसर की वजह से कोई गोली चलने की आवाज नहीं आई थी। वो इन्हें पीछे आने का इशारा करते हुए आगे बढ़ गया था। सर सुना है आज आपकी शादी थी? फोर्स में पीछे चलता एक फौजी मुस्कुराकर शाबिर से बोला, जिस पर वो पीछे मुड़ा था। मरजान ने हंसी रोके थी। एनी प्रॉब्लम? वो आंखें सुकेड़े बोला। नहीं सर, लेकिन आप जैसे ऑफिसर बहुत कम होते हैं जो अपनी शादी छोड़कर मिशन पर निकल पड़ते हैं। मरजान ने कहके को बामुश्किल रोका था। तारीफ हो गई तो काम कर लें, वो भवें सुकेड़े बोला, जिस पर फौजी मुस्कुराते हुए इसके पीछे चल दिया था। दरवाजे को पूरी कुव्वत से टांग मारकर इसने नीचे गिराया था। मुनव्वर साहब हैरत से नीचे गिरे दरवाजे को देखते रह गए। वो आर्मी के साथ अंदर दाखिल हुआ था। व्हाट अ सरप्राइज अंकल। पिस्टल को मुनव्वर साहब की जानिब करते हुए मरजान ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि मिस्टर रिचर्ड को वो पीछे से फरार होते देख चुका था, लिहाजा इसने एक सेकंड नहीं लगाया था इस तक पहुंचकर इसे पकड़ने में। वो खा पी कर बेड पर सो गई थी। नजम ने आंखें सुकेड़ी इसे देखकर, कैसी लड़की है यार ये। इसने पिज्जे का खाली डब्बा उठाकर एक तरफ रखा और इसे घुर्री से नवाजा, जो घोड़े बेचकर सो रही थी। इस पर कंबल डालकर वो बेड के दूसरे किनारे पर लेटा और खुद पर कंबल डाला, मगर वो इस पर से कंबल खींचकर अपने ऊपर डाल चुकी थी। व्हाट द हेल। वो दांत पीसते हुए उठा था। ये मेरे जहेज का कंबल है, जाओ अपना उठाकर पहनो। वो पूरा कंबल खुद पर लेते हुए बुड़बुड़ाई। नजम ने 2 उंगलियों से पेशानी मसली थी और उठकर सोफे पर लेटा था।
रात के 10 बज रहे थे। वो वॉल पर लगी घड़ी को बार-बार घूर रही थी मगर वो अभी तक नहीं आया था। हद हो गई, हमें इतनी नींद आ रही है और कितना इंतज़ार करें हम। वो नींद से चूर आंखें झपकते हुए बुड़बुड़ाई थी, अल्लाह जी ये हमें इतनी नींद क्यों आ रही है। वो सर को थामती हुई बोली, इसका सर घूम रहा था नींद की वजह से, हमसे नहीं बैठा जा रहा। और वो बेड के ग्राउंड से सर टिकाती आंखें मूंदती बोली मगर फिर जल्दी से आंखें खोली, किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। वो बंद होती आंखों को खोलते हुए नजरें झुका के दरवाजा खोलकर अंदर आया था। अशीक ने झरझरी ली थी इसे देखकर। कोट उतारकर सोफे पर रखते हुए इसने मोहब्बत भरी निगाहों से इसे सरापा क़यामत को बेड पर बैठे देखा। इसकी नजरों की तपश खुद पर महसूस करके इसने शर्मो हया से नजरें झुकाई। रिस्ट से वॉच उतारकर टेबल पर रखते हुए इसने शर्ट के कफ के बटन खोलकर बाजू को कोनियों तक मोड़ा। अशीक ने बंद होती आंखों के साथ इसकी सारी कार्रवाई देखी। अशीक थोड़ी पीछे को खिसकी इसे अपने सामने बरजमान होते देखकर, जबकि इसके कटावदार लबों पर मुतबस्सम बिखरा इसे डर कर पीछे खिसकते देखकर, हम चेंज कर लें। वो नजरें झुकाई ही तासुब से बोली। नहीं। इसके साफ इनकार पर वो चूंकि थी। वो हाथ की मुट्ठी बनाए होंठों पर रखे बड़ी करीबी नजर से इसे देख रहा था। अशीक ने हलक तर करते हुए इसे देखा। हमें बहुत नींद आ रही है और ठंड भी लग रही, क्या हम सो सकते हैं? नहीं। साफ इनकार किया गया था, जिस पर इसका दिल डूब गया था। नींद से भारी होती वो सर को काबू रखना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए शाबीर ने संजीदगी से इसकी नींद से बंद होती आंखें देखी। खबरदार अगर आप सोई तो। नहीं सोना चाहते लेकिन हमें नींद हमें नींद आ रही है, हम क्या करें? वो गुस्से से बोली, जबकि इसकी बात सुनकर इसके लबों पर मुस्कुराहट फैली थी। वो सुर्ख होती हुई नजरें झुका गई। ओके चेंज कर लें। इसके सुर्ख होते गाल को इसने नरमी से अंगूठे से छुआ। वो जल्दी से संभलते हुए उठी मगर इसका सर चकराया था। वो सही वक्त पर इसे थाम चुका था। बी केयरफुल माई डॉल, इसे करीब करते हुए मुस्कुराया। अशीक ने झरझरी ली। इसकी कलोन की महक से मदहोश कर रही थी और वो बेचारी पहले ही नींद से दो चार थी। हमें नींद आ रही शाह। वो इसके कंधे पर सर गिराते हुए आंखें बंद कर गई थी। अशीक सोना नहीं है, आंखें खोलो। इसके चेहरे को थपथपाते हुए संजीदगी से बोला। अशीक ने थोड़ी सी आंखें वाक की थी। इसका मंजर धुंधला रहा था और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी और अपनी कैफियत पर खुद हैरान थी। इसके ठंडे हाथ को थामते हुए परेशान हूँ, आपके हाथ तो इतने ठंडे क्यों हैं एंजल? खाना खाया था आपने सुबह? इसका चेहरा नरमी से हाथों में लेते हुए सुपाड़ लीजिए बोला। जी अम्मी ने खाना खिलाया था हमें थोड़ा सा, हमें बस नींद आ रही है। उसके कंधे पर सर रखते हुए बोली। ओके आप चेंज कर लें। इसका चेहरा कंधे से उठाते हुए नरमी से बोली और बंद होती आंखों से इसके देखकर रुकी थी। मिरर के सामने रुककर वो जल्दी से अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। आराम से करें एंजल। इसे जल्दी से रिंग उतारते देखकर वो सर्द लीजिए में कहते हुए आगे आया और इसका हाथ हटाते हुए नरमी से भारी रिंग को इसके कान से निकाला। अशीक आईने में इसका अक्स देखकर मुस्कुराई थी। वो बड़ी संजीदगी से इसका दूसरा रिंग उतार रहा था। अशीक ने अपने हिनाई हाथों से सुर्ख चूड़ियां उतार कर सामने रखी और अब इसके भारी दुपट्टे से सुइयां निकाल रहा था। नींद की वजह से बार बार इसकी आंखें बंद हो रही। दुपट्टे को साइड पर रखते हुए इसने इसके बालों से पिन निकाली थी। वो सब कुछ तो खुद कर रहा था। वो खड़ी संजीदगी से इससे अपने काम में मसरूफ देख रही थी। इसके लंबे ब्राउन बालों को आजादी बख्श कर वो इसका नेकलेस उतारने में मसरूफ हुआ था। इसकी ठंडी उंगलियों ने अशीक की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट पैदा की थी। नेकलेस उतारकर इसने इसका रुख अपनी जानिब करते हुए इसकी नथ को उतारकर अशीक ने हया से नजरें चुराई थी। इस वक्त इसका चेहरा बेहद करीब था इसके। आप बहुत अच्छे हैं शीरी। वो नजरें झुकाए बोली। शाबीर की ज्वेलरी उतारते हाथ साकेत हुए तो फिर मुबहम से मुस्कुराया और इसका झूमर उतारकर साइड पर रखा। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था मिसेज शाबीर हैदर, लेकिन आपकी आंखों की बेबसी ने मेरे दिल पे गिला दिया और जाएं और चेंज कर लें। इसकी पेशानी पर लब रखे संजीदगी से बोला। अशीक ने मोहब्बत भरी नजर से इसे देखा और फिर लहंगा संभालते हुए वॉशरूम में चली गई। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ वार्डरोब की तरफ बढ़ा और अपना व्हाइट कलर का ट्राउजर और व्हाइट ही शर्ट निकाली और वॉशरूम की तरफ के दरवाजे के करीब पड़े सोफे पर रखी खुद बालकनी की तरफ बढ़ गया। हाय मैंने जल्दी में कपड़े तो लिए ही नहीं। वो मासूमियत से आसपास देखती है छंपे से बोली और फिर अगली ही सोच पर इसका दिल तेजी धड़का के वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। इसका ही टॉवल अच्छी तरह से लपेट कर वो कमरे में आई। जब सोफे पर इसके कपड़े देखा वो खुद तो बालकनी की जानिब चला गया था ताकि वो घबराए ना। जल्दी से कपड़े उठाकर वो वॉशरूम में बंद हुई। दरवाजा बंद होने की आवाज पर मुस्कुराता हुआ वापस आया था। इसके कपड़े इसे काफी लंबे थे। वो इसके ट्राउजर को नीचे से काफी फोल्ड किए और शर्ट जो इसके घुटनों तक आ रही थी बाजू फोल्ड करते हुए बाहर निकली थी। इसे वो पल याद आया था जब वो पहली बार इसे मिली थी। एक शरीर मुस्कुराहट ने इसके खूबसूरत लबों को छुआ था। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ इसकी तरफ बढ़ा था। वो इसकी लो देती नजरों पर कंफ्यूज होती इसके करीब रुकी थी। इसके मेकअप से पाक चेहरे को हाथों में लेकर वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। कितने वक्त बाद वो इसे मिली थी, कितने जज्बात थे इस वक्त जिससे वो इसे आशना करवाना चाहता था। इसके मोमी हाथ को अपने मजबूत हाथ में थाम कर इस पर अपने लब रखे थे। इसके हाथ पर वो लब काटती हुई इसके हसीन खुश चेहरे को गौर से देखने लगी। इसके खुश्क लबों को अंगूठे से सहलाते हुए मुस्कुराया। इस बेड पर बैठने का इशारा करते हुए टेबल पर पड़े गिलास में पानी डालकर इसकी तरफ बढ़ाया था। अशीक का दिल तेजी से धड़का था। वो अपने एक एक हरकत के साथ इसे अपना सिर कर रहा था। इसके हाथ से पानी के गिलास थामते हुए इसने लबों से लगाए और आंखें सुकेड़ी।
शाह ये कड़वा है बहुत। वहाँ एक घूंट भरते हुए मुंह खराब कर गई, जबकि शाबीर ने स्पार नजरों से गिलास को देखते हुए इसके हाथ से गिलास लेकर एक घूंट भरा। शीख ये बिल्कुल नॉर्मल है। नहीं ये श्री, ये कड़वा है, बल्कि बहुत कड़वा है। वो मुंह खराब करती हुई बोली थी। शाबीर ने आईब्रो उठाते हुए इसे देखा। इसे लगा वो बहाने बना रही है। हम आप हमें कड़वा पानी पिलाकर पनिशमेंट देना चाहते हैं। शीख ने मासूमियत से इसे घूरा। वो जो सपाट नजरों से गिलास को देख रहा था, इसकी बात पर मुस्कुराते हुए इसे देखने लगा। इतनी छोटी पनिशमेंट तो आपको नहीं मिलेगी जानम, आपने गोली मारी थी मुझे मुझे मैं आपको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ। वो इसके पैरों तले जमीन खींच चुका था। अशीक ने टेंशन से होंठ भींचे। आप क्या पनिशमेंट देंगे हमें? वो घबराते हुए इसे देखकर पूछने लगी, जबकि इसकी टेबल पर ग्लास रखकर अपनी तरफ पलटते देखकर वो रुकी। आपको क्या लगता है जानम? वो इसका हाथ पकड़ते हुए इसे अपने सीने में भींचते हुए बोला। अशीक ने इसकी मशहूर कर देने वाली महक पुरसुकून से आंखें भींची। हम सोच में आपको गोली मारने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, वो तो हमने गुस्से में कर दिया। अशीक इसके मजबूत बाजू के इशारे में मिनमिनाई। आप सोच भी नहीं सकती थी जाना, लेकिन आपने गोली तो मार दी। पता है अभी तक जख्म नहीं भरा। वो इसके बालों को लबों से छूता गंभीर लहजे में बोला। आई एम सॉरी शीरी। वो सर उठाकर इसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन ये माफी आपको सजा से नहीं बचा सकती। वो इसके चेहरे को थामते हुए इस पर झुकते हुए माना खेजी से बोला। अशीक ने बंद आंखें झट से खोली। शीरी आप सच में हमें माफ नहीं करेंगे? इसकी नीली सहर अंगेज आंखों में देखते वो रूहानी लहजे में बोली। नहीं अशीक, मैंने बहुत पहले माफ कर दिया था आपको। मैं नाराज ही कब था, मैं तो हर्ट था। आपने खुद को तकलीफ नहीं दी थी, मुझे दी थी। आप अच्छे से जानती थी मैं आप पर एक आंच नहीं आने दे सकता। हम मर जाना चाहते हैं। वो नजरें झुकाए बोली। इसके बालों में शिद्दत से उंगलियां फंसाए वो इसके चेहरा बेहद करीब कर चुका था। और मेरा ख्याल नहीं आया था जीती जी आप मुझे मार देती। अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता, मैं खुद को कभी माफ ना कर सकता। हम आपके बगैर जीना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने खुद को भी। वो इसके लबों पर उंगली रखते हुए इसे खामोश कर चुका था। अशीक ने आंखें बंद की थी। इसके सर में दर्द की शिद्दत उठी। वो इसकी कमर में बाजू हमायल करते हुए इसके होंठों पर झुका था। अशीक के होंठ लरजते, इसकी टांगें कांप रही थी डर से। अगर वो इसे थामे खड़ा ना होता तो वो गिर जाती। इसके लबों पर लब रखते हुए वो इसकी सांसें रोक चुका था। नींद में करवट बदल कर इसने आंखें खोली थी। मरजान अपनी जगह पर था ही नहीं। वो परेशानी से उठी थी। वॉशरूम का दरवाजा खुला था। वो परेशानी से पूरे कमरे में इसे तलाशने लगी, मगर वो कमरे में था ही नहीं। कहाँ गए ये? वो जल्दी से ब्लैंकेट हटाते हुए बेड से नीचे उतरी और दुपट्टा लेकर बाहर निकल गई। जब टेरेस का दरवाजा खुला देखा, वो दुपट्टा दुरुस्त करते हुए ऊपर चली गई। तो वो काफी का कप सामने रख के ठंडी हवा को आंखें बंद की महसूस कर रहा था। वो मुस्कुराई थी इसकी हवा में उड़ते बाल देखकर। मिस्टर मरजान काज़मी, आप तो बड़े रोमांटिक निकले। मुझे नहीं पता था आप ऐसे मौसम में बाहर भी निकलते होंगे। इसके करीब रुकती वो मुस्कुरा कर बोली। मरजान के सपाट चेहरे पर चमक उभरी थी इसकी आवाज़ सुनकर। आप सोई नहीं? सो रही थी, लेकिन आपको ना पाकर परेशान हो गई। आपको ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची। वो मध्यम सा मुस्कुराया। यहाँ ठंड है ज़ारा, लेकिन आप यहाँ आए तो मैं भी यहाँ पर ही रुकूंगी। मरजान वो इसकी सीने से सर टिकाती मुस्कुराई। मरजान ने मुस्कुराकर इसके बालों को सहलाया। परेशान है किसी बात को लेकर? हाँ ज़ारा, अंकल मुनव्वर इन लोगों के साथ आज रेस्ट हुए हैं। ज़ारा ने चूम कर इसे देखा। कितना बोझ वो अकेले दिल पर लिए घूम रहा था। यकीनन इन लोगों के साथ मिलकर इन्होंने हमारे घर को जलाया था, और मॉम और बाकी सब की मौत के जिम्मेदार भी वही। वो मुट्ठी बिंजे शेलिंग पर हार रखते हुए स्पार लेजी में बोले। आप ऐसा मत कहें। वो ऐसा क्यों करेंगे मरजान? वो ऐसे ही करेंगे ज़ारा। मैं जानता हूँ प्रॉपर्टी के लिए वो किस भी हद तक गिर सकते हैं। मेरी बहुत से अपनों को मुझसे छीन चुके हैं। आप किसी अपने को खोने से डरता हूँ मैं। ज़ारा ने इसके हाथ पर हाथ रखा। मरजान ने संजीदगी से इसे देखा, जिसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। आपको ठंड लग रही, चलिए वापस चलते हैं। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो जाने के लिए पलटा, जब ज़ारा ने इसके हाथ पर हाथ रखा और इसे रोका। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है मरजाना। आपके साथ और सही सलामत है, और जो भी इस काम में मुलव्वस है वो सब अपने अंजाम को पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मरजान ने संजीदगी से इसके मुतमईन चेहरे को देखा और फिर लब भेजते हुए सर को स्पार्ट अंदाज में हाँ में जुम्बिश दी थी। चलें। इसका हाथ थामती हुई वो मुस्कुराई और वो इसके कंधे पर हाथ रखता इसे अपने सीने से लगाए इसके पेशानी पर बोसा देते हुए इसके साथ चल दिया था। इसकी उखड़ी सांसों पर तरस खाकर वो एकदम पीछे होता। लंबे सांस लेती हुई इसे बेबस नजरों से देखकर शर्मो हया से नजरों का तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और घनेरी पलकों को झुका गई। नींद इसके दिमाग पर असरअंदाज हो रही थी। इसकी आंखें खोलने में मुश्किल पेश आ रही थी और साथ ही जागने की वजह से आंखों में चुभन हो रही थी, जिसके नतीजे में इसकी आंखें पानी से भर गई थी। वो संभलती हुई बेड पर टांगे लटकाए बैठी, सर घुटनों पर बाजू रखते हुए वो सर को हाथों में गिरा गई थी। शाबीर ने संजीदगी से इसे देखा और इसके करीब बैठा था। खामोशी से इसकी नजरों ने इसके थकान से मुरझाए चेहरे को देखा था। वो फोन की तरफ बढ़ा था, क्योंकि फोन की रिंगटोन बजने पर अशीक ने सर उठाकर इसके फोन को देखा था। वो फोन उठाए विंडो की जाने बढ़ा और संजीदगी से जुबैर की बात सुनने लगा। अशीक ने धुंधली नजर से इसे देखा, जो फोन कान से लगा इस पार लगी में से कुछ समझा रहा था। वो उठकर इसकी जाने बढ़ी। जब इसका सर चकराया था और वो बढ़कर इसे थाम चुका था, वो बेहोश होती हुई इसके कंधे पर सर गिरा चुकी थी।
मैंने जो कहा वो हो जाना चाहिए। वो फ़ोन पर सख्ती से ऑर्डर देते हुए फ़ोन को साइड पर रखकर इसका चेहरा थपथपाने लगा, मगर वो होश की दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। एक तलख़ और तकलीफ़देह सोच ने इसके दिल को जकड़ा और इसकी सांसें और नब्ज़ देखने लगा, मगर वो बिल्कुल सही सलामत ही बस गहरी नींद में थी। इसे थामे वो बेड पर लेटा आ गया और सपाट नज़रों से इसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए दोबारा इसका चेहरा हाथ से थपथपाया, मगर वो टस से मस ना हुई। अच्छा नहीं किया आपने शीख, वो खफाल है जिनमें कहते हुए इस पर ब्लैंकेट डालकर बुड़बुड़ाया। इसके ख्याल से वो सो गई थी, जबकि इस बेचारी के साथ क्या हो रहा था ये वो भी नहीं जानती थी। अपने देखते चेहरे पर किसी ठंडे लम्स हाथ का लम्स महसूस करके इसने धीरे से आंखें बाकी थी, उठे और ये पी लें। इसे सहारा देकर उठाते हुए संजीदगी से बोला, इसके हाथ से मग लेते हुए इसे देखने लगी। फिर नजर खिड़की से झांकती सूरज की रोशनी पर पड़ी। सुबह हो गई, हम कब सोए थे? वो काफी का मग हाथों में दबाते हुए खौफसदा लहजे में बोली। शाह ने संजीदगी से इसकी इसरारी चेहरे को देखा। सुबह नहीं, दिन के 11 बज रहे हैं। डोंट वरी, आप ये पी लें, फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास क्यों? वो काफी का सिप लेते लेते रह गए, क्योंकि आपको बहुत तेज बुखार है। इसको सुलगते हाथों को अपने ठंडे हाथों में थामते वो सपाट लीजिए में बोला। इसके ठंडे हाथों का लम्स पाकर वो काफी अच्छू वो काफी का कप जल्दी से इसके हाथ में थमाते हुए हाथ चेहरे पर देकर छींकी। सॉरी, हमें ठंड। अच्छू, वो दोबारा बोलते हुए छींकी। शाह के लबों पर मुस्कुराहट फैली। शीख ने मुस्कुराते हुए इसके खूबसूरत मुस्कुराहट देखकर इसके हाथ से काफी का मग लेते हुए पीने लगी। ये किसने बनाई? बहुत अच्छी है। शीख ने काफी का सप लेते हुए इसे चमकते चेहरे के साथ देखकर इस्तफसार की, ये आपके खिदमतगार ने बनाई है मोहतरमा। वो सीने पर हाथ रखते हुए मुस्कुराकर बोला। शीख के लबों पर मुस्कुराहट फैली। इसने ब्लैंकेट से दूसरा हाथ निकालकर इसके ठंडे हाथ अपने हाथ में लिया था। वो संजीदगी से इसका बुखार से सुर्ख चेहरा देखते हुए इसके हाथ पर लग रखते हुए सीने से लगा गया था। वो इसकी मोहब्बत से भरी निगाहों में देखकर मुस्कुराई थी। देखते हैं नेक्स्ट अशीक के साथ क्या हो बनता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।